हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीवन क्लासेस। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के बारे में और अप्लाइड फिजिक्स सेकंड के फर्स्ट यूनिट को आज हम यहां पर कंप्लीट करने वाले हैं। तो एक ही वीडियो में आपको एक यूनिट का पूरा समावेश मिल जाएगा और एक आसान भाषा में आपको यहाँ पर सभी टॉपिक वाइज एक्सप्लेनेशन बताया जाएगा। तो पॉलिटेक्निक डिप्लोमा फर्स्ट ईयर अनुप्रयुक्त भौतिकी सेकंड अप्लाइड फिजिक्स सेकंड को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। कंप्लीट कोर्स न्यू सिलेबस के माध्यम से 2022 का जो न्यू सिलेबस है उसके माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है। सभी स्टूडेंट्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं तो स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। हमारा यह पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो के माध्यम से आप फिजिक्स सेकंड में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। प्लीज सपोर्ट जीवन क्लासेस। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देख लेते हैं हम सबसे पहले फर्स्ट यूनिट का सिलेबस जो आपको पढ़ना है। तो वेव मोशन एंड इट्स एप्लीकेशंस फर्स्ट यूनिट का नाम है, जिसको बोलते हैं तरंग गति एंड अनुप्रयोग। तो हम पढ़ेंगे वेव मोशन यानी तरंग गति, ट्रांसवर्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव मोशन और इनके एग्जाम्पल देखेंगे। साउंड, लाइट वेव, रिलेशनशिप अमंग वेव वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेव लेंथ एंड इट्स एप्लीकेशन, इनको देखेंगे। वेव इक्वेशन को पढ़ेंगे, एसएचएम यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन को पढ़ेंगे, फ्री डैम्प्ड और फोर्स ऑसिलेशन, रेजोनेंस और क्यू फैक्टर, डेफिनेशन, पिच, लाउडनेस, क्वालिटी, इन सभी को हम एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपके पास एक सिलेबस आपके पास रहे। ये फर्स्ट यूनिट का कंप्लीट सिलेबस है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये कंप्लीट सिलेबस आपके पास रहेगा। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया है, अब चलिए आगे। सबसे पहले फिजिक्स में जो फिजिक्स की नींव है उसको हम रख करके चलते हैं, फिजिक्स का आधार है उसको मजबूत करके चलते हैं, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण नियतांक हैं, कुछ कांस्टेंट हैं जिनके माध्यम से फिजिक्स में आगे बढ़ा जाता है। इनके याद अगर ना करें, इनको अगर हम याद ना करें, इनको ध्यान ना रखें तो फिजिक्स में हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमें बीच बीच में रुकावटें का जो सामना है वो करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम अपनी इसी नींव को मजबूत करते हैं और देखते हैं कि ये कांस्टेंट क्या है, इनको कैसे डिनोट करते हैं, इनको क्या मान होता है। चलिए, गुरुत्वाकर्षण नियतांक सबसे पहले है तो कैपिटल जी से इसको डिनोट करते हैं। इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी, मान होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। एसआई पद्धति में ये हम मान बता रहे हैं, एसआई पद्धति में ही आपसे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। सार्वत्रिक गैस नियतांक के बारे में बात करें तो कैपिटल आर होगा और 8.31 जूल मोल केल्विन, 8.31 जूल पर मोल केल्विन। प्रकाश की चाल के बारे में बात करें, स्पीड ऑफ लाइट, तो स्मॉल सी से इसको डिनोट करते हैं और 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है, यानी एक सेकंड में 3 × 10⁸ मीटर यह आगे बढ़ जाती है। प्रकाश की चाल को स्मॉल सी से डिनोट करेंगे, कभी भी आप कैपिटल सी से इसको नहीं करेंगे। एवोगाद्रो संख्या, एवोगाद्रो नंबर यानी कैपिटल एन, 6.023 × 10⁻23 पर मोल हो जाएगा। निर्वात की वैद्युतशीलता तो एप्सिलॉन 0, कहीं कहीं आपको बुक में मिल जाएगा कि सिग्मा 0 या सिग्मा नॉट, तो आप कभी भी कंफ्यूज ना हो। ये निर्वात की वैद्युतशीलता है, वैद्युतशीलता को आप याद रखिएगा, एप्सिलॉन नॉट से हम इसको प्रदर्शित करते हैं और यहाँ पर इसकी वैल्यू है 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। निर्वात की चुंबकशीलता के बारे में बात करें तो निर्वात की चुंबकशीलता को हम कहते हैं वैक्यूम परमिएबिलिटी, जिसको म्यू नॉट से हम डिनोट करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷। आप इनको याद रखिएगा कि निर्वात की वैद्युतशीलता और चुंबक की जो निर्वात की वैद्युतशीलता और चुंबकशीलता में दोनों में बहुत ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो चुंबकशीलता को हम डिनोट करते हैं म्यू नॉट से और वैद्युतशीलता को डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। और विद्युतशीलता की जो वैल्यू है वो होती है 8.85 × 10⁻12 और चुंबकशीलता की वैल्यू होती है 4 पाई × 10⁻⁷। वायुमंडल के दाब के बारे में बात करेंगे तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एटीएम लिख करके। कभी भी आप कैपिटल नहीं लिखेंगे, स्मॉल एटीएम ही लिखेंगे अगर इसको डिनोट करना है शॉर्ट फॉर्म में। और यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 1.01 × 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। परम शून्य ताप, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर के बारे में बात करें तो 0 K से इसको लिखा जाता है केल्विन और -273.15 डिग्री सी से यानी कि सेंटीग्रेड इसकी वैल्यू होती है। प्लैंक नियतांक यानी कि प्लैंक कांस्टेंट की बात करें तो स्मॉल h से इसको डिनोट किया जाता है और यहाँ पर 6.63 × 10⁻34 इसकी वैल्यू लिखी गई है जूल सेकंड में। किसमें? जूल सेकंड। बोल्ट्जमैन नियतांक यानी कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, देखिए इसको हम स्मॉल के और सफिक्स में बी लिख करके डिनोट करते हैं या फिर हम स्मॉल के से भी इसको डिनोट कर सकते हैं। वैल्यू होती है 1.38 × 10⁻23 जूल पर केल्विन। इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन चार्ज
इसको हम माइनस ई से डिनोट करते हैं, स्मॉल ई बनाना होगा और वैल्यू होती है माइनस 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है तो माइनस करेंगे और प्रोटॉन है तो हम प्लस करेंगे। ठीक है, तो प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो प्लस ई होता है, वैल्यू यही होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन में माइनस होता है, प्रोटॉन में प्लस होता है। चलिए अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान की बात करें तो m सफिक्स में e से लिखते हैं, स्मॉल m से ही लिखेंगे और 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg इसकी वैल्यू होती है। प्रोटॉन का द्रव्यमान की बात करें तो देखिएगा m और सफिक्स में p लिखेंगे तो प्रोटॉन का द्रव्यमान हो जाएगा और 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg हो जाएगा। न्यूटन का द्रव्यमान, न्यूटन के द्रव्यमान की बात करें तो न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान होगा वो m सफिक्स में n होगा और 1.6749 इंटू 10⁻27 होगा। इन दोनों को अगर हम बराबर भी लिखें यानी कि लगभग ये बराबर होते हैं तो 1.67 तक ही हम इसको लिख करके दोनों को बराबर लिख सकते हैं। तो अब बात करेंगे एटॉमिक मास यूनिट जिसको हम बोलते हैं AMU। ए से एटॉमिक, m से मास और u से यूनिट जिसको हम स्मॉल u से भी सिंगल हम डिनोट कर सकते हैं और इसकी वैल्यू होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट में हम बात करेंगे स्टेफन का नियतांक जिसको हम स्टीफन कांस्टेंट भी बोलते हैं, जिसको सिग्मा से डिनोट करते हैं और सिग्मा से डिनोट करने पर हम इसको वैल्यू जो लिखते हैं वो लिखते हैं 5.67 इंटू 10⁻⁸ वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन की पावर 4 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात करें तो वीन का नियतांक, वीन कांस्टेंट के बारे में बात करें तो स्मॉल b से हम इसको डिनोट करते हैं और उसकी वैल्यू होती है 2.89 इंटू 10⁻³ और यहाँ पर हो जाएगा मीटर केल्विन। ठीक है, तो इन कांस्टेंट को आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे अन्य महत्वपूर्ण नियतांक हैं तो उनके बारे में बात करें तो कुछ ये 7-8 नियतांक हैं जिनको आपको याद रखना है और यही वे नियतांक हैं जो सबसे ज़्यादा आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज़ में पुट करने होंगे और याद रखने होंगे। न्यूमेरिकल में आपको नहीं दिए होंगे लेकिन अपने पास रखने होंगे। सबसे पहले है जल का पृष्ठ तनाव। जल के पृष्ठ तनाव की बात करें तो देखिएगा जल का पृष्ठ तनाव कितना होता है 0.075 न्यूटन पर मीटर। जल की श्यानता कितनी होती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर 0.01 पॉइस होती है। इसी के साथ जल के घनत्व के बारे में बात करें तो जल का जो घनत्व है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1.72 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। तांबे का प्रतिरोध ताप गुणांक 3.9 इंटू 10⁻³ पर डिग्री सेंटीग्रेड होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान 6 इंटू 10⁻24 किलोग्राम होता है। सूर्य का द्रव्यमान 2 इंटू 10⁻30 kg। पारे का घनत्व 13600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.36 इंटू 10⁻22 होता है और पृथ्वी की त्रिज्या 6.37 इंटू 10⁻6 मीटर। सूर्य की त्रिज्या 6.95 इंटू 10⁻8 मीटर। चंद्रमा की त्रिज्या 1.74 इंटू 10⁻6 मीटर। सूर्य पृथ्वी के मध्य दूरी 1.49 इंटू 10 कितनी है 11 मीटर। चंद्रमा पृथ्वी के मध्य दूरी 3.84 इंटू 10⁸ मीटर और वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 332 मीटर पर सेकंड होती है और एक प्रकाश वर्ष की जो वैल्यू हम लिखते हैं वो लिखते हैं 9×46 गुना 10⁻15 मीटर। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके कंप्लीट वैल्यू आपके पास रहेगी। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट में आपके पास ये सभी सुरक्षित रहने चाहिए। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक यांत्रिक तरंग। यूनिट फर्स्ट है तरंग गति एवं अनुप्रयोग, वेव मोशन एंड एप्लीकेशंस। तो सबसे पहले हम देखने वाले हैं यांत्रिक तरंग यानी कि मैकेनिकल वेव। एक बात और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स कि जो भी यहाँ पर टॉपिक है उसके इंग्लिश में नाम आपको याद होने चाहिए कि कभी कभी आपको क्या कर देता है एग्जाम में टॉपिक दे देगा और जो भी पूछेगा उसका नाम इंग्लिश में लिख देगा तो आपको हिंदी में पता होगा, इंग्लिश में नहीं पता होगा तो आप वहां पर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोटेक्निक में ऐसा ही होता है, इंग्लिश में आप नाम याद रखिएगा, हिंदी में भी याद रखिएगा, दोनों में आपको नाम याद रखने होंगे, ये तो आपको करना ही होगा क्योंकि एग्जाम में देखा गया है कि जो हिंदी में नाम पढ़ के हम गए हैं वही इंग्लिश में नाम लिखा हुआ आ जाता है और हम इंग्लिश में समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो यांत्रिक तरंग को मैकेनिकल वेव बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि ध्वनि तरंग क्या होती है, ध्वनि तरंगों का वैज्ञानिक तथा तकनीकी प्रयोग क्या है और ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण यानी कि जो इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक वे क्या होते हैं। तो ये सभी जो महत्वपूर्ण और स्वाभाविक प्रश्न हम आपके सामने रख रहे हैं उनका अध्ययन हम एक एक करके करते जाएंगे आगे। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास यांत्रिक तरंग जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव।
तो देखिएगा मैकेनिकल वेव यानी कि वे तरंगे जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। छोटी सी डेफिनेशन है, आप याद रखिएगा, ठीक है। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको हम समझाते हैं। देखिएगा यहाँ पर आपको ये एक फिगर दिखाई दे रहा है, इसमें क्या है, ये एक दीवार है, इस दीवार पर रस्सी बंधी हुई है और यहाँ से इसको जो है ऊपर नीचे झटका जा रहा है, ठीक है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, हम इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताते हैं। देखिए मान लिया कि एक रस्सी आप उठाओ और उसको दीवार के एक सिरे से बांधकर दूसरे सिरे को हाथ से पकड़ा जाए, ठीक है, और उसको ऊपर नीचे झटका जाए, तो हम क्या देखते हैं कि रस्सी में वेव उत्पन्न हो जाती है। रस्सी में वेव उत्पन्न हो जाती है और ये वेव हमको जो है दीवार की तरफ चलती हुई, दीवार की तरफ बढ़ती हुई दिखाई देती है। तो तरंग के आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर रस्सी का काम है और रस्सी जो है तरंग को आगे बढ़ने के लिए माध्यम का काम कर रही है, ठीक है। हमने पहले ही कहा कि वे तरंगे जिनको आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो माध्यम की आवश्यकता में माध्यम कौन है, रस्सी है, क्योंकि रस्सी में ही हमको वेव दिखाई दे रही है, ठीक है। क्योंकि माध्यम की अनुपस्थिति में यहां पर हमको कोई वेव दिखाई नहीं दे रही, यहां पर हमको वेव नहीं दिखाई दे रही, लेकिन रस्सी में हमको वेव दिखाई दे रही है। तो माध्यम की आवश्यकता किसमें पड़ती है, मैकेनिकल वेव में, यांत्रिक तरंग में। तो हम कह सकते हैं कि वे तरंगे जिनके आगे बढ़ने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में हम देख लें तो हम देख सकते हैं कि शांत जल में अगर हम एक पत्थर फेंके, आपने देखा होगा शांत जल में अगर पत्थर फेंके तो पत्थर फेंकने पर क्या होगा कि इस तरीके से ये वेव हमको दिखाई देती है। कभी शांत जल में, तालाब में पत्थर फेंक करके देखना, एक वेव आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो यांत्रिक तरंग के माध्यम का प्रत्येक कण, यांत्रिक तरंग के माध्यम का जो प्रत्येक कण है वो तरंग गति की दिशा में आगे आने वाले कण को ऊर्जा देता है और संवेग स्थानांतरित करता है, ठीक है। तो नोट में आपको एक पॉइंट दे रहे हैं कि यांत्रिक तरंग की गति में माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, याद रखिएगा। कभी आपसे ये मालूम कर सकता है कि बताइए कि कौन सी ऐसी तरंग गति है जिसमें माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, तो आपको कहना है कि मैकेनिकल वेव यानी कि यांत्रिक तरंग गति। तो यांत्रिक तरंग की गति में माध्यम के कण अपना स्थान नहीं छोड़ते, वे अपने साम्य स्थिति के सापेक्ष कंपन करते हैं, ठीक है। तो इन सब के अतिरिक्त हम ये जानते हैं कि वे तरंगे जिनकी गति करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे कहलाती हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कौन सी होती हैं, प्रकाश की तरंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं, उष्मा विकिरण जो होती हैं वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती हैं। तो इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और इनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। माध्यम की आवश्यकता किसमें होती है, मैकेनिकल वेव में, यांत्रिक तरंगों में। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं कि यांत्रिक तरंगें कितने प्रकार की होती हैं। तो यांत्रिक तरंगें दो प्रकार की होती हैं, यानी कि टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव। तो ये दो प्रकार की होती हैं, एक है अनुप्रस्थ तरंग, और दूसरी होती है हमारे पास अनुदैर्ध्य तरंग। तो अनुप्रस्थ तरंग क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव जिसको हम बोलते हैं। तो ट्रांसवर्स वेव यहाँ पर लिखा हुआ है कि वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा में लंबवत होता है। यानी कि अगर जो माध्यम की तरंग गति है उसका विस्थापन कणों का इस साइड में है, तो जो भी माध्यम की तरंग गति की दिशा में जो लंबवत कहा गया है वो कैसा होगा, लंबवत इस साइड होगा, ठीक है। तो कणों का जो माध्यम है वो कहाँ होगा, लंबवत होगा, और गति किधर होगी, गति होगी इस साइड। देखिएगा गति इस तरफ है, माध्यम के कणों का जो विस्थापन है वो इस साइड है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण ही बनेगा, यानी कि जहां पर 90 डिग्री कोण होता है वहां पर लंबवत हम बोलते हैं। तो वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा के कैसा होता है, लंबवत होता है, तो उसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंगे, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं फिगर के माध्यम से कि यहां पर तरंग की गति की दिशा इस साइड दिखाई गई है, लेकिन जो माध्यम के कण हैं उनका जो विस्थापन है वो इस साइड और इस साइड है, ठीक है। तो 90 डिग्री पर इनका विस्थापन है। तो दिखाई गई तरंग के माध्यम के कण, जो कण है ये छोटे छोटे कण दिखाई दे रहे हैं, इन कणों को दिखाया गया है, और माध्यम के कण जो है वो साम्य स्थिति में विस्थापन तरंग गति की दिशा के कैसे कर रहे हैं, लंबवत कर रहे हैं, एक ही स्थान पर हैं। ये क्या होगा, ऊपर जाएगा फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा फिर नीचे, एक ही अवस्था में एक ही स्थिति पर क्या करेंगे, ये तरंग की गति के लंबवत दिशा में विस्थापन करेंगे। तो तरंग गति के सबसे अधिक धनात्मक विस्थापन को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल ए बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैपिटल ए, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो यहां पर ये पॉइंट है इसको कैपिटल ए बोलेंगे,
और यहाँ पर कैपिटल बी बोलेंगे। इसको हम बोलते हैं श्रृंग, यानी कि सबसे ऊपर का भाग श्रृंग होता है जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्रस्ट, और सबसे नीचे का भाग जो होता है जब वेव नीचे आती है तो इसको बोलते हैं गर्त यानी कि ट्रफ। क्लियर। तो यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि जो सबसे अधिक धनात्मक विस्थापन यानी कि ऊपर धनात्मक है और नीचे है ऋणात्मक, तो सबसे ज्यादा धनात्मक विस्थापन को हम ए बोलेंगे और सबसे अधिक ऋणात्मक विस्थापन को हम बोलेंगे बी, जिसको हम गर्त बोलते हैं। ठीक है। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हो जाएगा कि रस्सी को हिलाने से उत्पन्न तरंगे कैसी तरंगे हैं? अनुदैर्ध्य तरंगे हैं। शांत जल में पत्थर मारने से जल की सतह पर उत्पन्न तरंगे कैसी तरंगे हैं? अनुप्रस्थ तरंगे हैं, ट्रांसवर्स वेव है। ठीक है। तो याद रखिएगा कि ट्रांसवर्स वेव के जो माध्यम के कण होते हैं वो तरंग की गति की दिशा के लंबवत साम्य स्थिति में विस्थापन करते रहते हैं, मोशन करते हैं। बात करते हैं अनुदैर्ध्य तरंग, लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में बात करें तो देखिएगा वे तरंगे जिनमें माध्यम के कणों का विस्थापन तरंग की गति की दिशा में ही होता है। अब यहाँ पर क्या है कि माध्यम के कण भी तरंग की गति की दिशा में ही मोशन करेंगे, जिसको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कि इस फिगर में कि एक स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को हमने क्या किया, खींचा, तो देखिएगा यहाँ पर कुछ इस तरीके से, यहाँ पर कुछ ये विरल कंडीशन में आ जाता है, ये संपीड़न में है, ये विरल में है, इस तरीके से आपको दिखा देता है। तो देखिएगा यदि किसी मुलायम स्प्रिंग के एक सिरे को किसी दीवार पर बांध दें, ये हमने दीवार पर बांध दिया, और दूसरे सिरे को तेजी से आगे पीछे करें, यानी कि इस साइड में फिर इस साइड में ऐसे आगे पीछे हम करते रहें, तो जगह जगह पर संपीड़न जो होगा वो हमको दिखाई देगा और इस पर विरलन भी दिखाई देगा। तो देखिएगा इस स्प्रिंग को हमने आगे पीछे खींचा तो देखिएगा कहीं पर संपीड़न है, यानी कि कहीं पर जो है जिसको गांव की भाषा में बोलते हैं घनका है, और कहीं पर ये जो है बहुत ही हल्का, यानी कि इसके जो, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि संपीड़न और विरलन हमें इस फॉर्म में मिल जाता है। ठीक है। तो देखिए स्प्रिंग जो है एक कुंडली अपने साम्य स्थिति से गति की दिशा में विस्थापित होती है, यानी कि गति इनसाइड होगी। ठीक है। तो जो इसके माध्यम के कण हैं वो भी इस साइड ही होंगे। तो जब हमारे पास कौन सा तरंग गति होगी? अनुदैर्ध्य तरंग गति होगी। तो यहाँ स्प्रिंग की कुंडलियां माध्यम के कणों का एक रूप है, और अनुदैर्ध्य तरंग का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण क्या हो सकता है? ध्वनि तरंगे होता है। ठीक है। यानी कि तरंग गति इस साइड है तो माध्यम के कणों का भी इस साइड ही विस्थापन होगा। यांत्रिक तरंग को किसी माध्यम में गति करने के लिए माध्यम प्रत्यास्था या फिर जड़त्व के गुण होने चाहिए। इस पॉइंट को आप याद रखिएगा। जो यांत्रिक तरंग है उसमें प्रत्यास्था और जड़त्व के गुण होने चाहिए। ठीक है। उदाहरण के उसमें देखें तो यदि किसी मुलायम स्प्रिंग को एक सिरे से दीवार को बांधकर और उसको जो है तेजी से आगे पीछे किया जाए तो स्प्रिंग में जगह जगह कंप्रेशन और रिफ्रैक्शन बन जाते हैं। तो यही क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग यानी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव कहलाती है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए ध्वनि तरंगे क्या होती है। ध्वनि तरंगे की बात करें तो ध्वनि तरंगे यानी कि साउंड वेव, जिसको हम कहते हैं साउंड वेव, तो आपने हाई स्कूल में इंटर में देखा होगा, इसको स्वरित्र बोलते हैं, जिसको एक रबड़ के पैड से मारते हैं और उनकी जो है आवाज को हम सुनते हैं, है ना। स्वरित्र का एक जो आपने प्रयोग है वो किया होगा। तो ध्वनि तरंग जो है वो अनुदैर्ध्य तरंग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होती हैं। ठीक है। ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण होती हैं। इसलिए ध्वनि तरंग भी संपीड़न तथा विरलन के रूप में संचरित होती हैं। ठीक है। कंपन करते हुए किसी स्वरित्र द्वारा वायु में उत्पन्न किए जा रहे संपीड़न, एक तो होता है संपीड़न और एक होता है विरलन। ठीक है। उसको हमें यहां पर दिखाया गया है। अब इसी के द्वारा जब स्वरित्र की भुजा दाईं ओर मुड़ती है, जब स्वरित्र की भुजा दाईं ओर मुड़ती है तो वे क्या करते हैं? तो वह अपने सम्मुख वायु की परतों को संपीड़न करती है। वायु की परतों को क्या करती है? संपीड़न करती है, तथा संपीड़न की प्रक्रिया में आगे बढ़ती रहती हैं। और संपीड़न के स्थान पर वायु का जो दाब है और उसका घनत्व है वो सामान्य अवस्था से अधिक हो जाता है। और यही क्या कहलाती है? यानी कि इसी मध्य हम क्या कह सकते हैं कि स्वरित्र की भुजा वापस जैसे ही आती है परंतु साम्य अवस्था पर रुकने के स्थान पर वह जड़त्व के गुण के कारण जो है फिर से बाईं ओर झुक जाती है, यानी कि रुकती नहीं है। जैसे हम आपको फिगर में दिखाएं कि जैसे ही इसने कंपन करना चालू किया तो ये इधर जाती है, फिर जो है ये इधर जाती है, क्योंकि इसमें खुद का जड़त्व है, खुद का इनर्शिया है। ठीक है। ये फिर से इधर जाती है, फिर से इधर जाती है, यानी कि कंपन करती रहती है। ये जो है इस अवस्था में रुकती नहीं है।
ठीक है। तो जब ये नहीं रुकती है तो यहाँ पर क्या होगा, साम्यावस्था में ये जड़त्व के कारण जो है नहीं रुकती है और इधर उधर झुकती रहती है, तो जिसके कारण भुजा के स्थान पर अस्थायी निर्वात उत्पन्न हो जाता है। यानी कि यहाँ पर क्या होगा, निर्वात हो जाएगा और निर्वात होने के कारण जो है जो बाईं ओर की वायु है वो जो है निर्वात की जगह पर जाएगी और इस प्रकार विरलन दाईं ओर आगे बढ़ता रहता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं। तो विरलन के स्थान पर वायु का दाब और घनत्व सामान्य अवस्था में कम हो जाता है। जब संपीड़न और विरलन हमारे श्रवण तंत्र यानी कि कान के सुनने का जो तंत्र है उससे टकराते हैं तो उनमें कंपन होता है, जिससे हमारा मस्तिष्क जो है ध्वनि के रूप में समझता है। ये होता है हमारा ध्वनि तरंग को सुनने का सारी प्रक्रिया जो होती है, कैसे ध्वनि तरंग उत्पन्न होती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा ये ध्वनि तरंग जो है मतलब इस तरीके से दिखाई गई है। तो यहाँ से एक संपीड़न और दूसरे संपीड़न के बीच की दूरी जो कहलाती है वो लैम्डा कहलाती है। ठीक है, जहाँ पर आपको ये थोड़ा गैप दिखाई दे रहा है वहाँ पर हम बोलते हैं विरलन, और जहाँ पर आपको गैप कम दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं हम संपीड़न। ठीक है, तो आप इस तरीके से बना के आ जाइएगा अगर ध्वनि तरंग के बारे में स्पष्ट रूप से आपको किसी को समझाना हो। ठीक है, यह संपीड़ित परतें अपने सम्मुख वायु की परतों को संपीड़ित करती रहती हैं और यह संपीड़ित की प्रक्रिया इसी प्रकार आगे बढ़ती है। ठीक है, अब बात करते हैं आयाम। देखिए, तरंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जो हम यहां पर देखने वाले हैं। सबसे पहले है आयाम, जिसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो माध्यम कण का साम्य स्थिति से अधिक विस्थापन आयाम कहलाता है। अगर साम्य स्थिति से अधिक विस्थापन होता है तो क्या कहलाता है, आयाम कहलाता है। आप इस फिगर में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये विस्थापन को डिनोट करता है, ऊपर जो है ये प्लस में है और नीचे जो है ये माइनस में है। तो यहाँ पर एक वेव स्टार्ट हुई और क्रस्ट पर जाकर के फिर से ये वापस आई और फिर कहाँ पर गई, ट्रफ पर, फिर क्रस्ट पर, फिर ट्रफ पर, इस तरीके से ये चलती रहती है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं कि अगर क्रस्ट और क्रस्ट के बीच की दूरी देखी जाए तो हम इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। ठीक है, और इस टॉप पॉइंट को क्रस्ट बोलेंगे, इस डीप पॉइंट को हम बोलेंगे ट्रफ। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। और ऊपर का जो विस्थापन होगा उसको प्लस ए और नीचे का जो विस्थापन होगा उसको माइनस ए से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये आयाम होता है, यानी कि मध्यम कण का साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन आयाम कहलाता है। यानी कि हम क्या कहते हैं, जो अधिकतम विस्थापन है चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो, तो यहां तक अधिकतम विस्थापन कहां है, यहां, तो इस वैल्यू को हम कहेंगे इसका तरंग का आयाम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आवृत्ति क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो माध्यम के किसी कण द्वारा 1 सेकंड में पूरे किए गए जो कंपनों की संख्या है उसी को हम बोलते हैं आवृत्ति। ठीक है, एक बार फिर से देखिएगा, माध्यम के किसी कण द्वारा 1 सेकंड में पूरे किए गए कंपनों की संख्या, 1 सेकंड में वो जितने बार कंपन करेगा उन कंपनों को गिन लेते हैं और उसी को हम बोलते हैं आवृत्ति, जो भी इसका मान निकलेगा। इसको हम स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं और इसका जो मात्रक होता है, SI मात्रक, वो प्रति सेकंड या बोल सकते हैं हम हर्ट्ज यानी कि HZ होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं आवर्तकाल। अब आवर्तकाल की बात करें तो टाइम पीरियड, इसको इंग्लिश में बोलते हैं टाइम पीरियड। तो माध्यम के कणों के द्वारा एक कंपन पूर्ण करने में, अब देखिएगा, माध्यम का कोई कण है वो एक कंपन कितने समय में पूरा करता है उसको हम बोलते हैं आवर्तकाल। तो इसको हम कैपिटल T से प्रदर्शित करते हैं और इसका मान जो होता है वो SI मात्रक में सेकंड होता है। तो आवर्तकाल 1/, आवृत्ति होता है। आवृत्ति का क्या बोल सकते हैं हम कि आवृत्ति का इनवर्स होता है और T = 1/n हम इसको लिखते हैं, तो n = 1/T हो जाएगा। तरंग दैर्घ्य की बात करें जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ, तो एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा चली गई दूरी, एक आवर्तकाल में तरंग के द्वारा जितनी दूरी चली जाती है उसी को हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, उसकी वैल्यू को तरंग दैर्घ्य कहेंगे और इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। देखिएगा, दूरी की चली गई दूरी की बात की है तो इसलिए इसका मात्रक क्या होगा, मीटर। ठीक है, तो ये एक दूरी होती है जो एक आवर्तकाल में चली गई दूरी का मान होता है। बात करते हैं तरंग गति, वेव वेलोसिटी। वेव वेलोसिटी क्या है, देखिएगा, एक बात आप जान लीजिएगा तरंग दैर्घ्य के बारे में कि अनुप्रस्थ तरंग में 2 निकटतम श्रृंग यानी जिसको बोलते हैं क्रस्ट और 2 निकटतम गर्त जिसको बोलते हैं ट्रफ, उनके बीच की दूरी को तरंग दैर्घ्य कहते हैं। यानी कि हमने देखा इसमें, देखिए, 2 क्रस्ट या फिर 2 ट्रफ, इनके बीच की दूरी को हम क्या कहेंगे, इनके बीच की दूरी को क्या कहेंगे हम, लैम्डा। ठीक है, या हम यहां से यहां तक क्या कहेंगे, लैम्डा। ठीक है, 2 क्रस्ट के बीच से लैम्डा है, 2 ट्रफ के बीच में लैम्डा है। तो हमने यही कहा कि अनुप्रस्थ तरंग में 2 निकटतम श्रृंग और 2 निकटतम गर्त के बीच की जो दूरी होती है वो लैम्डा कहलाती है, तरंग दैर्घ्य कहलाती है।
और अनुदैर्ध्य तरंगों में दो निकटतम संपीड़न या दो निकटतम विरलन के बीच की दूरी क्या कहलाती है? तरंगदैर्घ्य कहलाती है। यानी कि हम अगर देखें तो संपीड़न और विरलन, तो यहां पर अनुदैर्ध्य तरंग में यहां से यहां तक लैम्डा कहलाएगी, यानी कि दो विरलन या फिर दो संपीड़न। और अनुप्रस्थ में क्रस्ट और क्रस्ट के बीच की दूरी या ट्रफ और ट्रफ के बीच की दूरी कहलाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं, तरंग गति के बारे में बात करते हैं, वेव वेलोसिटी। तो यहां पर दिया गया है कि 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी तरंग गति कहलाती है। तो इसको हम डिनोट करते हैं v से, और देखिएगा 1 सेकंड में यानी कि पर सेकंड जितनी दूरी चली जा रही है उसी को हम क्या कहेंगे? तरंग गति कहेंगे। और इसको मात्रक, इसको हम v से डिनोट करते हैं, मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। क्लियर है? तो यहां पर हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि t सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी मान लो कि लैम्डा है, 1 सेकंड में तरंग द्वारा चली गई दूरी लैम्डा अपॉन टी हुआ। तो तरंग गति का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा लैम्डा अपॉन टी। तो यहां पर v इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, और t की जो वैल्यू है वो होती है 1 अपॉन n। तो यहां पर 1 अपॉन टी है, तो जब हम देखते हैं कि t इक्वल टू, हमने अभी पढ़ा था 1 अपॉन n, तो n को यहां ले जाएंगे, t को यहां ले आए तो क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 1 अपॉन टी। तो 1 अपॉन टी की जगह पर हमने क्या रखा? n यहां पर। ठीक है, तो लैम्डा n हुआ, तो हम तभी बोलते हैं कि जो हमारे पास v है वो लैम्डा अपॉन टी हो जाएगा, और उसकी वैल्यू हो जाएगी n लैम्डा। चलिए आगे बढ़ते हैं, समतल प्रगामी सरल आवर्त तरंग, जिसको बोलते हैं प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो यहां पर अगर हम बात करें कि सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि प्लेन प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में, तो देखिएगा हम यहां थोड़ा सा बता दें कि यदि किसी माध्यम में हम लगातार तरंग उत्पन्न करते रहें तो माध्यम के कणों के भीतर लगातार कंपन होता रहता है। ठीक है, तो यदि कंपनों की आवृत्ति, आयाम और तरंग गति, 3 चीज हैं, आवृत्ति, आयाम और तरंग गति, ये तीनों निश्चित रहें तथा समय के साथ न बदलें। निश्चित होने का मतलब ही ये होता है कि समय के साथ न बदलना। तो इस प्रकार की तरंग को हम क्या कहेंगे? समतल प्रगामी सरल आवर्त तरंग, या फिर हम बोल सकते हैं कि सरल प्रगामी तरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? समतल प्रगामी सरल आवर्त तरंग या फिर सरल प्रगामी तरंग कहते हैं। ठीक है, फिगर के माध्यम से आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। देखिए यहां पर एक वेव दिखाई गई है जिसकी दिशा है एक्स की साइड में। ठीक है, विस्थापन दिखाया गया है कि ऊपर और ये नीचे है, जिसको हम वाई से नोट करते हैं। ये इनके एम्पलीट्यूड होगा यानी कि इनके आयाम हैं, और ये इसका जो है पॉइंट है यहाँ पर P, जहां से ये शुरू हुई है। ठीक है, हमने पहले ही बताया था क्रस्ट और क्रस्ट के बीच की दूरी लैम्डा होती है, और यहाँ से अगर जो ये यहाँ पर आएगा तो इसके यहाँ से दूरी कितनी जाएगी? लैम्डा। ये हो जाएगा गर्त। ठीक है, अब मीन पोजीशन से, जो मीन पोजीशन है पॉइंट P, इस पोजीशन से और एक गर्त की दूरी कितनी हो जाएगी? x। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि सरल प्रगामी तरंग का जो समीकरण है, तो किसी सरल प्रगामी तरंग का आयाम हमने मान लिया कि वो कितना है? a है, क्योंकि आयाम को हमने a से डिनोट किया है। ठीक है, और आयाम प्लस में भी हो सकता है और माइनस में भी हो सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। आवर्त काल मान लो कि इस वेव का t है, और तरंग दैर्घ्य कितनी है? लैम्डा। तरंग गति को हमने v माना, और कोणीय आवृत्ति ओमेगा से हम डिनोट करते हैं। तो कोणीय आवृत्ति हमने क्या मान ली? ओमेगा। तो यदि किसी समय t पर, कोई समय है t, उस पर मूल बिंदु पर स्थित माध्यम के कण p का विस्थापन y इक्वल टू a sin ओमेगा t हो जाता है। कितना हो जाता है? a sin ओमेगा t हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित कण s पर तरंग x अपॉन v देर बाद पहुंचेगी। अर्थात जो कण है s, p से x अपॉन v सेकंड पीछे है। जब वो देर से पहुंच रहा है तो इसका मतलब क्या है? वो इतने सेकंड पीछे है, क्योंकि तरंग जो है वो प्लस x की दिशा में गति कर रही है लगातार। और यदि कण s का समय t पर विस्थापन का जो समीकरण है वो हम लिखें, तो हम लिखेंगे y इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस एक्स टी। क्लियर? अब यहां पर हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा ओमेगा की वैल्यू जो होती है वो होती है 2 पाई n। तो यहां पर ओमेगा की वैल्यू हमने 2 पाई n रखी। क्लियर? अब यहां पर हम देख रहे हैं कि जो n है उसकी हमने अंदर मल्टीप्लाई की, तो टी एन माइनस एक्स एन अपॉन वी। तो यहां पर हमने देखा था कि जो हमारे पास n होता है वो क्या होता है? 1 अपॉन टी होता है। तो यहां पर 1 अपॉन टी हो गया। ठीक है, और एक्स एन अपॉन वी, तो देखिएगा n को हमने 1 अपॉन टी दोनों जगह पर रखा। अब y इक्वल टू a साइन 2 पाई टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्डा, इसको हम लिखते हैं क्योंकि v और t हम बोल सकते हैं लैम्डा। कैसे? लैम्डा इक्वल टू, सॉरी हमने बोला था कि n लैम्डा इक्वल टू क्या होता है?
एन लैम्डा इक्वल टू हमने बोला था v, ठीक है, v बोला था। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि लैम्डा अपॉन टी क्या है, v होता है, ठीक। तो यहां v को t के पास में ले जाएं तो यहां पर vt इक्वल टू लैम्डा, तो जहां पर vt है वहां पर हमने लैम्डा रखा। क्लियर, चलिए। तो यह उस सरल परिगामी तरंग के विस्थापन का समीकरण है, कौन सा, ये वाला, जो मूल बिंदु से x दूरी पर स्थित हो और तरंग x दिशा में, प्लस x दिशा में गति कर रही हो। ध्यान रखिएगा, प्लस x दिशा में गति कर रही हो। अब आपके मन में सवाल उठेगा कि यदि तरंग माइनस x दिशा में गति करे, तो बस सीधा सा मतलब है कि जहां पर यहां माइनस है वहां पर आप क्या रखोगे, प्लस। तो y इक्वल टू a साइन 2 पाई t अपॉन टी प्लस x अपॉन लैम्डा, ये इक्वेशन हो जाती है यदि तरंग माइनस x की दिशा में गति करे। ठीक है, चलिए बात करते हैं फेस, जिसको हम बोलते हैं कला। तो देखिए, कला के बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, कंपन करते हुए कण का जो विस्थापन है, पहले ध्यान से सुन लीजिएगा, कंपन करते हुए कण का विस्थापन और दिशा समय के साथ जो है वो बदलते रहते हैं। ये आपको सभी को पता है, क्योंकि जो कंपन कर रहा है कण, तो वो देखो ऊपर जा रहा है, फिर वो नीचे आ रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो समय के साथ जो है उसका विस्थापन भी बदल रहा है, विस्थापन बढ़ता जा रहा है और उसका जो है दिशा भी बदल रही है, कभी ऊपर कभी नीचे, इस तरीके से ये बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं कि किसी क्षण कण माध्यम से, यानी कि मध्य से ऊपर की ओर, तथा अन्य किसी क्षण पर कण मध्य से क्या है, नीचे की ओर है, यानी कि कहीं ऊपर है और कभी नीचे है। ये इस तरीके से होगा, ये माध्य है, इससे कभी ऊपर होगा कभी नीचे होगा। तो हम कह सकते हैं कि कंपन करते हुए कण की वह राशि जिसमें कण के विस्थापन तथा दिशा का ज्ञान होता है वो कला कहलाती है। कि कण का विस्थापन कैसे बदल रहा है, कण की दिशा कैसे बदल रही है, उसी की जानकारी हमें क्या देता है, फेस, यानी जिसको बोलते हैं कला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो मान लिया कि एक समतल प्रगामी सरल आवर्त तरंग प्लस x दिशा में गति कर रहा है, जैसे ये है, प्लस x दिशा में गति कर रहा है। तो किसी क्षण t समय पर, मान लो किसी क्षण t समय पर x दूरी पर स्थित किसी कण का जो विस्थापन है वो कितना है, जो हमने अभी ऊपर बताया था कि a sin 2 पाई t अपॉन टी माइनस x अपॉन लैम्डा, t समय पर हमने माना है। ठीक है, जहां पर 2 पाई t अपॉन टी माइनस x अपॉन लैम्डा, यही हम बोलते हैं फाई, और इसी को बोलते हैं कला, यानी कि फेस। क्या बोलते हैं, फेस। ठीक है, तो फेज इसी को बोला जाता है। तो कण कंपन करते हुए वह राशि है कण की जिसमें कण के विस्थापन और दिशा का ज्ञान होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, फेज कहते हैं। और साइन के एंगल में जो ये वैल्यू होती है टोटल, वही होता है फाई, यानी कि हम लिख सकते हैं इक्वेशन को y इक्वल टू a साइन फाई, क्योंकि ये फाई जो है यही क्या है, कला है, यानी कि फेस है। चलिए नेक्स्ट है कलांतर, यानी कि फेज डिफरेंस के बारे में बात करें। तो फेज डिफरेंस क्या होता है, देखिएगा कलांतर। तो माध्यम के कण जो है ए और बी पर विचार कीजिए, यानी कि जो ए है, ये जो ए है और ये बी है, इन दोनों पर हम विचार करें तो कण ए और कण बी दोनों मूल बिंदु से कितनी दूरी पर हैं, x1 और x2 दूरी पर। ध्यान से देखिएगा, ठीक है, और समझते जाइएगा। x1 और x2 दूरी पर हैं, तो यदि किसी क्षण ए और बी की जो कलाएं हैं उनको हम कहें कि Φ1 और Φ2 है, तो जो Φ1 है उसको हम क्या कहेंगे, 2 पाई और इंटू में t अपॉन टी माइनस x1 अपॉन लैम्डा। यहाँ पर हो जाएगा t अपॉन टी x2 अपॉन लैम्डा, क्योंकि जो दूरी है वो बदल गई, तो हम दूरी को ही चेंज कर देंगे। ठीक है, और प्लस में है तो प्लस में ही होगा, क्योंकि जब भी तो यहाँ पर माइनस आता है। ठीक है, प्लस दिशा में है, तो दोनों का अगर अंतर ज्ञात करें तो वही क्या कहलाएगा, कलांतर कहलाएगा। तो दोनों कला का अंतर कलांतर कहलाता है। तो हम इनके दोनों का अंतर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर 2 पाई टी अपॉन टी माइनस x1 अपॉन लैम्डा माइनस 2 पाई टी अपॉन टी x2 अपॉन लैम्डा, इनको क्या करेंगे, सॉल्व। और सॉल्व करने पर जो है देखिएगा टी अपॉन टी और टी अपॉन टी से कैंसिल आउट, ये हो जाता है। तो यहाँ पर बचता है 2 पाई x2 अपॉन लैम्डा माइनस x1 अपॉन लैम्डा। लैम्डा भी कॉमन है, दोनों को कॉमन लिया तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। और ये हम जानते हैं कि Φ1 माइनस Φ2 इसी को हम बोलते हैं, यानी कि कलांतर, और इसकी वैल्यू होती है 2 पाई अपॉन लैम्डा। और जो ये x2 माइनस x1 आया है, x1 माइनस x1 आया है, इसी को बोलते हैं हम पथांतर, यानी कि पथ की दूरी का अंतर क्या कहलाता है, पथांतर कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, पथांतर कहलाता है। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा x को क्या कहते हैं, पथांतर कहते हैं। और यह डेल्टा x दूर स्थित किन्हीं दो कणों की कलाओं के मध्य किसी क्षण कलांतर का मान
टू पाई अपॉन लैम्डा यानी कि डेल्टा एक्स होता है, 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स होता है जो कलांतर होता है। ठीक है, तो कलांतर 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स और पथांतर ओनली डेल्टा एक्स। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, तो यहां पर नेक्स्ट है तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव में यानी कि तरंगों के सिद्धांत, अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक, क्या कह सकते हैं, जब दो या दो से अधिक प्रगामी तरंगे किसी माध्यम से एक साथ गुजरती हैं, किसी माध्यम से एक साथ गुजरती हैं, तो वे एक दूसरे को प्रभावित नहीं करती तथा परिणामी विस्थापन जो होता है उसका मान तरंगों के विस्थापन का सदिश योग होता है। और यह सिद्धांत छोटे आयाम की तरंगों के लिए उपयुक्त होता है। यह यांत्रिक तरंगों तथा विद्युत चुंबकीय तरंगों दोनों पर लागू होता है। ध्यान रखिएगा कि ये जो तरंगों के अध्यारोपण का सिद्धांत है ये यांत्रिक तरंगों और विद्युत चुंबकीय तरंगों दोनों पर। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि डोरी में दोनों सिरों पर उत्पन्न तरंग स्पंदन जो है वो समीप आ रहा है। हम एक कंडीशन में देख सकते हैं दोनों एक दूसरे के समीप आ रहे हैं। एक डोरी है उसमें स्पंदन है, स्पंदन दोनों के समीप आ रहे हैं। और ए और बी दोनों में हम देख सकते हैं कि दोनों स्पंदन एक दूसरे पर अध्यारोपित होने को तैयार हैं। ठीक है, तो दोनों के जो कंडीशन है वो जो हमारे पास स्पंदन है वो समीप आ रहे हैं और अध्यारोपण होने वाले हैं। तो यहां पर एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे कि ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से कंडीशन सी में क्या है कि अध्यारोपण के फलस्वरूप जो प्राप्त तरंग का आयाम है वो दोनों तरंग के स्पंदन के आयामों का बीजीय योग होगा, जैसे कि आपको ये दिखाया गया है। तो बीजीय योग यानी कि एक सरल रेखा हमको दिखाई देगी। ठीक है, तो अध्यारोपण के फलस्वरूप तरंग का जो हमारे पास आयाम है वो कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और शून्य होने पर इसके अतिरिक्त स्पंदन में इस प्रकार व्यवहार होगा कि दूसरा तरंग जो है जो उपस्थित न हो, तरंग गति हमें उपस्थिति दिखाई ही नहीं देगी। डी में हम देखें तो डी में क्या है, आप देख सकते हैं कि दोनों का ये स्पंदन दिखाई दे रहा है, तो ये एक दूसरे के अपोजिट इस तरीके से हो जाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा हमेशा आप ये याद रखिएगा कि अगर इस साइड में आपको स्पंदन दिखाई दे रहा है, तरंग दिखाई दे रही है, तो वो हमेशा नीचे यानी कि माइनस में जाती है, क्योंकि ये माइनस की ही दिशा है, ये प्लस होती है। जो इस साइड है वो हमेशा प्लस में जाती है और जो इस साइड है वो हमेशा निगेटिव माइनस में जाती है। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो ये वेव लेंथ आप ये मतलब वेव के जो कंडीशन है ये आप ध्यान रखिएगा, कैसे स्पंदन कैसा अध्यारोपण होता है। ठीक है, बस ध्यान रखिएगा, ये आता नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल आवर्त गति, मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा आने वाला ये जो हमारे पास टॉपिक है, सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है सरल आवर्त गति। तो एसएचएम के बारे में हम बात करेंगे। तो एसएचएम के बारे में बात करेंगे, सबसे पहले हम एसएचएम की डेफिनेशन को जानते हैं कि एसएचएम होता क्या है। तो चलिए बात करते हैं एसएचएम। इस प्रकार की कंपन गति जिसका आयाम यानी कि एम्पलीट्यूड तथा आवृत्ति फ्रीक्वेंसी स्थिर रहे तथा गति किसी साम्य स्थिति के इधर उधर यानी कि टू एंड फ्रो को आवर्त गति, सरल आवर्त गति कहलाती है। ठीक है, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से समझिएगा कि ऐसी गति, इस प्रकार की कंपन गति जिसका आयाम और आवृत्ति दोनों ही क्या रहें, स्थिर रहें। ध्यान रखिएगा, आयाम और आवृत्ति दोनों ही स्थिर रहें और जो उसकी गति है वो किसी साम्य स्थिति के इधर उधर हो। ठीक है, यानी कि हमारे पास कोई साम्य स्थिति है और कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, इस तरीके से गति होती रहे और आवृत्ति और आयाम जो है वो स्थिर रहे, तो ऐसी गति कहलाती है सरल आवर्त गति। सरल आवर्त गति करते हुए किसी वस्तु का गणितीय सूत्र कैसे निकालते हैं उसको हम यहां पर आपको बताते हैं। चलिए, वस्तु का गणितीय सूत्र निम्नलिखित है, यानी कि जो सरल आवर्त गति करते हैं उसका सूत्र लिखते हैं y = a sin ओमेगा टी। ओमेगा टी की वैल्यू 2πn, तो यहां पर हो जाएगा 2πnt। अब n की वैल्यू रखेंगे तो 1/t, तो क्या हो जाएगा 2πt/t। ठीक है, अब x जो है देखिएगा, x दिशा में हम कह सकते हैं कि a cos ओमेगा टी। तो याद रखिएगा साइन में जो है वो y कंडीशन होगी और x cos में वो x कंडीशन होगी। ठीक है, यानी कि अगर हम x को लेते हैं तो वो होगा हमारे पास कोसाइन वक्र और y के लेते हैं तो वो होगा हमारे पास साइन कर्व। ठीक है, तो a cos 2πnt और इसी तरीके से a cos 2π/t और इंटू में t हो जाएगा। तो यहां पर a क्या है, कंपन का आयाम है, साम्य स्थिति से अधिकतम विस्थापन है बोल सकते हैं, ओमेगा कोणीय वेग है और n आवृत्ति है, t आवर्तकाल है और y जो है वो t समय पर साम्य स्थिति से वस्तु का विस्थापन है। तो हम यहां पर आसानी से समझ सकते हैं कि जो हमारे पास विस्थापन है वो यहां पर दिखाया गया है ऊपर और नीचे।
ठीक है। और जो इसकी विस्थापन की वैल्यू होगी उसी को बोलते हैं हम एम्पलीट्यूड, जो प्लस और माइनस दोनों में होता है। ये इसकी साम्यावस्था है। इस साम्यावस्था से ऊपर जो ये टॉप पॉइंट पर जाता है इसी को बोलते हैं हम क्रस्ट, और जो ये डीप पॉइंट में सबसे निचला पॉइंट होता है इसी को बोलते हैं हम ट्रफ। ठीक है। अब समय के साथ साथ ये क्या हो रहा है, ये प्रोपेगेट कर रही है, आगे बढ़ रही है तरंग। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि कंपन गति, ऑसिलेटरी मोशन, ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर। तो सीधा सीधा है कि दोनों जो फिगर हैं दोनों में बस एक ही अंतर है कि वाई यानी कि साइन वक्र जो होता है वो माध्य से शुरू होता है और कोसाइन वक्र जो होता है वो एम्पलीट्यूड की कुछ वैल्यू रखते हुए स्टार्ट होता है। ठीक है, इन दोनों में अंतर याद रखिएगा। कंपन की गति यानी कि ऑसिलेटरी मोशन जो होता है वो किसी वस्तु की इस प्रकार की गति जो किसी स्थिर बिंदु से इधर उधर होती है तथा निश्चित समय अंतराल के बाद पुनरावृत्ति करे, यानी कि दोबारा से उसी प्रोसेस को दोहराए, वो कंपन गति कहलाती है। यानी कि कोई हमारे पास एक सरल लोलक है, ये लगा हुआ है ऊपर, ये कभी इधर जा रहा है, 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 यानी कि उसी को दोहराता रह रहा है, तो उसी को हम बोलते हैं कंपन गति। ठीक है, यह सरल आवर्त गति। अब देखिए सरल लोलक की गति जो है वो सरल आवर्त गति कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान को थोड़ा खींचकर अगर हम छोड़ दें, यानी कि ये अगर कोई स्प्रिंग है और इसमें कोई वस्तु लटकी हुई है, इसको हम नीचे खींचकर छोड़ दें तो ये ऊपर और नीचे गति करेगा, तो ये गति भी क्या कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति कहलाती है। अब बोलते हैं आवर्त गति यानी कि पीरियड मोशन। आवर्त गति क्या होता है, जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल पश्चात निश्चित पथ पर अपनी गति को पुनरावृत्ति करे तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। यानी जब कोई पिंड है वो एक निश्चित समय में, यानी कि टाइम इंटरवल उसका फिक्स है, ठीक है, निश्चित समय अंतराल के पश्चात निश्चित पथ, कोई उसका पथ जो है वो भी निश्चित है यानी कि बदल नहीं रहा है, उस पर अपनी गति की पुनरावृत्ति बार बार करता है, तो इस प्रकार की गति को आवर्त गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा दीर्घवृत्ताकार पथ पर एक वर्ष में पूर्ण होती है, यानी कि हर बार वह एक ही वर्ष में पूर्ण होती है, तो पथ भी उसका सेम है और समय भी उसका सेम है, तो ऐसी गति आवर्त गति कहलाती है। पृथ्वी की अपने अक्ष के परितः घूर्णन गति एक दिन में पूर्ण गति कहलाती है, आवर्त गति। सरल लोलक की गति, स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान की गति, ये सभी जो है सरल आवर्त गति के उदाहरण हैं। नोट में एक पॉइंट दिया हुआ है कि इस प्रकार हम देखते हैं कि सभी कंपन गतियां आवर्त गति तो होती हैं परंतु सभी आवर्त गतियां कंपन गति नहीं होती। एक बात ध्यान रखिएगा कि हम सभी कंपन गतियों को आवर्त गति बोल सकते हैं लेकिन सभी आवर्त गति को कंपन गति नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं सरल गति का एक समान वृत्तीय गति के रूप में प्रक्षेपण, SHM एज ए प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो हम कैसे इसको देखने वाले हैं, ध्यान से देखिए। मान लिया कि कोई कण है जो a त्रिज्या के वृत्त पथ पर एक समान वृत्तीय गति कर रहा है। मान लो ये एक वृत्तीय पथ है, ठीक है, जो दिखाया गया है, और एक कण है P जो इस पर एक समान वृत्तीय गति कर रहा है, यहां से ऐसे, ठीक है, एक समान वृत्तीय गति कर रहा है यानी कि सेम चाल से। तो x और y वृत्त के क्रमशः क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर व्यास हैं, ये हमने देख लिया। तो यदि कण a त्रिज्या के वृत्त पर एक समान वृत्तीय गति कर रहा है तथा हम कह सकते हैं कि कण x के चक्कर t सेकंड में बिंदु P पर पहुंचता है, यानी कि t समय में वो फिर से बिंदु P पर पहुंचता है, तो हम कह सकते हैं कि POX, कौन सा, ये वाला POX एंगल थीटा, तो कण का कोणीय वेग क्या हो जाएगा, ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी, और जिसको हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू ओमेगा टी। क्लियर है? चलिए अब बिंदु P से वृत्त के व्यास y डैश पर लंब PM तथा व्यास x डैश पर लंब PN डालते हैं। देखिएगा, व्यास x पर लंब हमने डाला PN और व्यास y डैश पर लंब हमने डाला PM, ठीक है। तो हमारे पास जो शेप बन के आई है वो बन के आई है ये है थीटा, ठीक, इस तरीके से। और OM इक्वल टू क्या है, y है, आप फिगर में देख लीजिएगा, और ON इक्वल टू क्या है, x है। OP हमने माना a और थीटा हमने माना ओमेगा t, जो हमारे पास निकल करके आया था। तो कोण OPM और कोण PON, यानी कि हम इसको देख लेते हैं, ये थीटा है, ये P है, ठीक है, ये N है और ये M है। तो कोण OPN जो होगा वो OPM के बराबर होगा,
तो इसका मतलब क्या है, OPM इक्वल टू PON इक्वल टू क्या है, थीटा। तो OPM में साइन थीटा क्या हो जाएगा, OPM, O ये है, P ये है और M ये है, ये वाला। तो इसमें साइन थीटा क्या हो जाएगा, ये अगर थीटा है तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होता है लंब अपॉन कर्ण, तो लंब हो जाएगा OM और कर्ण हो जाएगा OP, तो OM अपॉन OP, ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं OM की वैल्यू क्या है y, तो y आया, अपॉन में OP की वैल्यू क्या है a, तो a आया। क्लियर, तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। इसी प्रकार त्रिभुज OPN में cos थीटा इक्वल टू ON अपॉन p cos ओमेगा t इक्वल टू x अपॉन a, तो x इक्वल टू a cos ओमेगा t हो जाएगा। तो यदि सरल आवर्त गति का समीकरण, यही क्या है, सरल आवर्त गति का समीकरण है। तो देखिएगा यही हमने लिखा था कि जो हमारे पास y एक्सिस पे अगर गति हो रही है, यानी कि साइन वक्र, तो यहां पर होगा a साइन ओमेगा t और कोसाइन वक्र में a cos ओमेगा t। क्लियर है। चलिए सरल आवर्त गति के तत्व के बारे में बात करें, एलिमेंट ऑफ SHM, तो कोणीय आवृत्ति जिसको बोलते हैं एंगुलर पीरियड। तो सरल आवर्त गति करते हुए किसी पिंड यानी कि कण के कोणीय विस्थापन थीटा तथा समय t के अनुपात को कोणीय आवृत्ति कहते हैं। यानी कि किस किस का अनुपात है, थीटा और उसके समय का अनुपात, यानी कि थीटा अपॉन टी को हम क्या कहते हैं, कोणीय आवृत्ति कहते हैं, और इसी को हम कोणीय वेग भी कहते हैं। तो इसे ओमेगा से डिनोट कर देंगे और इसका मान जो हो जाएगा वो रेडियन पर सेकंड में होगा, क्योंकि थीटा अपॉन टी होगा। तो क्या लिखेंगे, ओमेगा इक्वल टू 2πn और यहां पर हो जाएगा 2π अपॉन टी। तो इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अब बात करते हैं यहां पर विस्थापन। विस्थापन की बात करें तो विस्थापन में हम क्या देख रहे हैं कि माना कोई कण है, वो आवर्त, उसका आवर्तकाल t है, जैसे कि ये x और y इस वृत्तीय पथ के व्यास हैं, और कोई कण p है वो इस तरीके यहां से चला और यहां पहुंचा, तो इस स्थिति पर कोण थीटा बनाता है। तो SHM के समीकरण से अगर हम देखें तो y इक्वल टू a साइन ओमेगा t इक्वल टू क्या हो जाएगा, a साइन 2π अपॉन टी इंटू टी, ठीक है। और t इक्वल टू 0 पर अगर देखें, यानी कि प्रारंभिक स्थिति में, तो t इक्वल टू 0 रखेंगे तो साइन 0, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो सभी को 0 बना देगा, तो t 0 पर क्या होगा, 0 होगा। इसी के साथ t इक्वल टू t अपॉन 4 पर देखेंगे, यानी कि यहां पर हमने देखा तो क्या हुआ, y इक्वल टू 0, यानी कि y यानी कि इस फॉर्म में कोई भी विस्थापन नहीं है, ठीक है। अब देखेंगे t अपॉन 4 पर कितना विस्थापन है, तो t अपॉन 4 पर हमने जो है SHM की इक्वेशन में रखा, तो y इक्वल टू a आया, यानी कि यहां से यहां तक जो है वो वैल्यू कितनी है, a है, प्लस में, ठीक। इसी तरीके से आगे t/2 पर देखेंगे तो t/2 पर फिर से 0 है, तो इसका मतलब सही है, t/2 पर फिर से 0 है, ठीक है, यानी कि या तो ना तो नीचे है ना ऊपर है। अब 3t अपॉन 4 पर करेंगे तो ये फिर से क्या आएगा, ये माइनस के ये आया, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये जो है फिर से क्या है, गर्त में है, यानी कि माइनस में है, ठीक है। चलिए आगे एक्सप्लेनेशन को आप ध्यान से देख सकते हैं, सभी कुछ लिखा हुआ है, कोई इसमें ऐसा कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं, जो हार्ड होगी हम आपको बता देंगे। चलिए t इक्वल टू टी पर देखेंगे, यानी कि लास्ट कंडीशन हम यहाँ पर, तो यहाँ पर भी 0 आना चाहिए, तो देखते हैं कि इसमें इक्वेशन में रख करके तो t से t कैंसिल हो गया, 2π यानी कि 180, t साइन 180 का मान होता है 0, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है इनके विस्थापन की वैल्यू निकालते हैं समय के अनुसार, ठीक, कितने समय में कितना विस्थापन हुआ उसी को हम निकाल लेते हैं। वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, SHM करते हैं किसी कण के विस्थापन परिवर्तन की दर जो होती है वही क्या कहलाती है, वेग कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। और हम जानते हैं कि किसी समय t पर कण का साम्य स्थिति में विस्थापन कितना होता है, y इक्वल टू a साइन ओमेगा t। तो t के सापेक्ष इसका अगर हम अवकलन कर दें, तो अवकलन आप सभी जानते हैं साइन का क्या होता है, ओमेगा, सॉरी साइन का होता है हमारे पास cos, और ओमेगा t का हो जाएगा ओमेगा, क्यों, क्योंकि t के सापेक्ष में हम अवकलन कर रहे हैं, ठीक है। तो v इक्वल टू यानी कि जो SHM करते किसी कण का जो वेग है वो होता है v इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा t, ठीक है। परंतु हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ पर थीटा की वैल्यू क्या है, देखिएगा हमने कहा था कि ओमेगा इक्वल टू थीटा बाई टी, तो थीटा की वैल्यू अगर देखें तो ओमेगा टी निकल जाएगी, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू 1 होगा। तो कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू को हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और ये जो स्क्वायर है अगर हमें यहाँ से हटाएं तो इस पर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। और साइन स्क्वायर ओमेगा टी, देखिएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी कि साइन ओमेगा टी क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये होता है y अपॉन ए, ठीक है। क्यों, हम आपको दिखा दें कि साइन ओमेगा टी इक्वल टू y अपॉन ए, कहाँ पर थे, यहाँ पर देखिए साइन ओमेगा टी कितना है, y अपॉन ए है। तो यहाँ पर हम इसी को सॉल्व कर रहे हैं कि साइन ओमेगा टी इक्वल टू y अपॉन ए, और y अपॉन ए रखने पर जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास आया a स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रूट में है, और cos ओमेगा टी इक्वल टू 1 अपॉन ए, रूट में a स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर। आप नोट्स बनाते जाइएगा, नोट्स बनाते जाएंगे, आपको क्लियर सभी कुछ समझ में आता जाएगा। आप नोट्स बनाते जाइएगा, नोट्स में आप आसानी से देख करके वीडियो को फिर से दोबारा वॉच कीजिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं v इक्वल टू ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी से। तो ओमेगा टी यानी कॉस ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, 1/a रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो यही हम रखेंगे नीचे। तो इस वैल्यू को जैसे हमने यहां पर पुट किया तो ये हमें मिला v इक्वल टू ओमेगा रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब आगे हम क्या करेंगे, हम इसका विस्थापन निकालेंगे और इसका वेग निकालेंगे, यानी कि विस्थापन y की वैल्यू, हम y की जो इक्वेशन हम जानते हैं y इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और v की इक्वेशन जो है हमारे पास आई है v रूट में ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अगर किसी एसएचएम करते हुए कण का विस्थापन और उसका वेग पूछे तो हम निकालेंगे t इक्वल टू 0 पर। सबसे पहले यहां पर निकाल रहे हैं तो देखिएगा यहां पर y इक्वल टू 0 है, यानी कि y इक्वल टू 0 यहां पर है, लेकिन v क्या है, वेग इसका यहां पर, यानी कि वेग इसका ऊपर है a ओमेगा, ठीक है। ये वेग वाला ग्राफ है, तो वेग क्या है, ये ऊपर है, ये वेलोसिटी का ग्राफ होता है, क्लियर। तो आपसे यदि पूछे कि वेलोसिटी ग्राफ, कोई भी कण है वो एसएचएम गति कर रहा है तो उसका विस्थापन ग्राफ बनाइए, तो आप बनाएंगे, समय के अनुसार बनाते रहेंगे, यानी कि t इक्वल टू 0, यानी कि इस साम्यावस्था पर जो वेग है वो हमारे पास कुछ वैल्यू आई हुई है, तो हम उसका वेग यहाँ पर डिनोट करेंगे। तो ये इसका मतलब यहाँ से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इस t/4 पर देखेंगे तो v इक्वल टू 0 यानी वेग 0, इसका मतलब क्या है, इस साम्यावस्था पर ये कण होगा। t इक्वल टू t/2 है तो y इक्वल टू यहां पर 0 आ रहा है, तो v इक्वल टू कितना है, माइनस ए ओमेगा, यानी कि हम कह सकते हैं कि ये गर्त में होगा, ठीक है। यानी कि जो y की वैल्यू निकल रही है, y की वैल्यू निकल रही है हमारे पास a साइन ओमेगा टी से, ठीक है, और v की वैल्यू निकल रही है इससे, ठीक है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि 3t/4 पर, 3t/4 पर जो y की वैल्यू आएगी वो आएगी माइनस ए, और इस y की वैल्यू को हम यहां पर पुट करेंगे तो क्या आ जाएगी, फिर से 0, तो ये फिर से यहां पर होगा, ठीक है। इस तरीके से हम इस कंडीशन निकालेंगे और एक ग्राफ तैयार करते हैं जिसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ग्राफ, ठीक। चलिए आगे नोट में एक पॉइंट लिखा हुआ है कि वेग की दिशा सदैव या तो साम्य स्थिति से दूर या फिर साम्य स्थिति की ओर होती है। कोई आपसे कहे कि वेग की दिशा कैसी होती है तो आप कहेंगे वेग की दिशा सदैव या तो साम्य स्थिति से दूर होगी या साम्य स्थिति की ओर होगी, ठीक है। त्वरण की बात करते हैं तो त्वरण यानी कि जिसको हम बोलते हैं a, ठीक है। तो यहां पर एसएचएम में कैपिटल A से डिनोट कर देंगे। तो एसएचएम करते हुए किसी कण के वेग परिवर्तन की दर जो कहलाती है वही त्वरण होता है, और हम जानते हैं कि कण का वेग जो होता है, हमारे पास फॉर्मूला आया था कि a ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अगर हम इसका फिर से, यही हमने कहा है कि वेग परिवर्तन की दर यानी कि समय के साथ वेग में परिवर्तन ही एक्सेलरेशन कहलाता है, त्वरण कहलाता है। तो जो हमारे पास कण का वेग है उसी को हम एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे, अवकलन कर देंगे t से। तो t के सापेक्ष अवकलन जैसे ही हमने किया तो dv अपॉन dt इक्वल टू a ओमेगा d अपॉन dt कॉस ओमेगा t, यहां पर ये आएगा। तो यहां से अब ये हम निकालते हैं कि जो कॉस ओमेगा टी उसका जो अवकलन होगा, कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस शुरू में आ गया, यहां पर साइन ओमेगा टी, और जो ओमेगा टी है इसका हम करेंगे ओमेगा। तो ओमेगा यहां पहले से ही है, एक ओमेगा यहां से निकल करके आएगा तो ये हो जाएगा ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। y इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इससे हम देखें तो a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर ए साइन ओमेगा टी, क्योंकि a साइन ओमेगा टी इक्वल टू हम y लिखते हैं तो इसीलिए a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू हम इस इक्वेशन से निकालेंगे। अब हम बनाएंगे एक्सेलरेशन का ग्राफ। तो चलिएगा इस इक्वेशन पर ध्यान रखिएगा। देखिए हमें t इक्वल टू 0 पर क्या मिलता है, y इक्वल टू 0 मिलता है। जब y इक्वल टू 0 हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में रखेंगे तो a भी हमारे पास 0 मिलेगा, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है, यहां से इस ग्राफ को शुरू करना है। t इक्वल टू t/4 है तो t/4 पर हम देख रहे हैं कि y इक्वल टू a आता है, और यहां पर जो a है वो क्या आएगा कि y की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे तो यहां पर माइनस ए ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अब की बार t की वैल्यू t/2 रखेंगे y वाली इक्वेशन में जो हमारे पास थी, a sin ओमेगा t इसमें रखेंगे तो हमारे पास y इक्वल टू 0 आता है। और जब हम y इक्वल टू 0 रखेंगे किसमें, a इक्वल टू वैल्यू हमारे पास है माइनस ओमेगा स्क्वायर a, तो जब हम इसमें रखेंगे तो ये y जो सॉरी ये y, तो y 0 हो जाएगा तो हमारे पास क्या है, फिर a इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। इस तरीके से हम निकालते जाएंगे। तो आप देख लीजिएगा, आप एक बार निकाल के जरूर देखिएगा, इसको इस तरीके से मत रखिए कि हम निकाल लेंगे, ठीक है। एक बार निकाल के देखिएगा, अगर नहीं निकलता है तो वीडियो को फिर से वॉच कीजिएगा, यहीं से इस टॉपिक को आप जो है जरूर निकालेंगे, ठीक है। और ये न्यूमेरिकल में जब होगा तो आपको और अच्छी तरह समझ में आ जाएगा, ठीक। तो एसएचएम करते किसी कण का
एसएचएम करते किसी कण का अधिक विस्थापन, जो किसी कण का एसएचएम है वो क्या है, वो अधिक विस्थापन पर होता है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एसएचएम करते किसी कण का जो त्वरण होता है, जो त्वरण होता है वो क्या होता है, अधिकतम विस्थापन पर होता है। ये बात हम कह सकते हैं। तो इसको लिख लीजिएगा, एक लाइन है नोट में कि एसएचएम करते किसी कण का जो अधिकतम त्वरण है, यहां पर क्या है, यहां पर त्वरण है। एसएचएम करते किसी कण का अधिकतम त्वरण क्या होता है, अधिकतम विस्थापन पर होता है, यानी कि जितना अधिक विस्थापन होगा उतना ही अधिक त्वरण होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट हमारे पास है आवर्तकाल का व्यापक सूत्र, जनरल फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। तो हम इसमें कह सकते हैं कि सरल आवर्त गति करते हुए किसी कण का कोणीय वेग यदि नियत रहे, नियत का मतलब होता है नियतांक यानी कि स्थिर। क्लियर, यहां पर यही कह रहा है कि यदि कोई सरल आवर्त गति कर रहा है कण और उसका कोणीय वेग कैसा रहे, कांस्टेंट रहे, नियत रहे, तो कण का जो त्वरण है वो कण के विस्थापन के समानुपाती होता है। लेकिन कब, जब कण का कोणीय वेग नियत रहे। तो जब कण का कोणीय वेग स्थिर है तो ए जो हो जाएगा, यानी कि त्वरण जो हो जाएगा किसी कण का, वो किसके, माइनस वाई के समानुपाती होगा। और माइनस वाई के समानुपाती होने पर जब हम इस एप्सिलॉन जो समानुपाती का चिन्ह है उसको हटाएंगे तो हम लिखेंगे ओमेगा स्क्वायर बराबर में ओमेगा स्क्वायर। तो यहां पर आपका हो जाएगा कि ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई। यहां कोणीय वेग ओमेगा है और विस्थापन क्या है, वाई है, और त्वरण क्या है, कैपिटल ए। तो माइनस का चिन्ह अगर हम छोड़ दें तो ए इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर वाई हो जाएगा। और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ए अपॉन वाई हो जाएगा यहाँ पर, और रूट में वाई का और ए का अनुपात यानी कि ए अपॉन वाई और इसके ऊपर रूट। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो ओमेगा इसका स्क्वायर हमको हटाना है तो ओमेगा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और ओमेगा को हम जानते हैं 2 पाई अपॉन टी। ठीक, यानी कि हमको t की वैल्यू निकालनी है तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन टी होती है। अब क्या करेंगे, इस t को इस साइड ले जाओ और इस कंप्लीट वैल्यू को उठा करके इसके 2 पाई के नीचे ले आओ। तो हम क्या करेंगे, देखिए t इक्वल 2 पाई रूट में y अपॉन ए, क्योंकि हमारे पास आया था 2 पाई अपॉन रूट में a अपॉन वाई। तो इसको ऊपर ले जाने के लिए क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, y ऊपर चला जाएगा रूट में, तो y अपॉन ए। तो 2 पाई इक्वल टू y क्या है, विस्थापन है, और a क्या है, त्वरण है। तो 2 पाई रूट में विस्थापन अपॉन त्वरण जो होता है वही क्या कहलाता है, किसी एसएचएम करते कण का आवर्तकाल कहलाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सरल लोलक, जिसको बोलते हैं सिंपल पेंडुलम। सरल लोलक की बात करें तो आप देख सकते हैं चित्र में, ये आपको फिगर किताब में मिल जाएगा, किसी भी बुक में सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है। देखिए सिंपल पेंडुलम जो सरल लोलक कहलाता है। सरल आवर्त गति का सबसे सरल उदाहरण जो है वही सरल लोलक है। यदि किसी पदार्थ के अत्यंत छोटे परंतु भारी कण को किसी भारहीन और न खींचने वाली तथा लचकदार डोरी के एक सिरे से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटकाया जाए तो इस प्रकार का संयोजन सरल लोलक कहलाता है। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। ये है हमारे पास एक ये दृढ़ आधार है और इससे ये एक डोरी में एक पिंड बांध करके लटकाया गया है और इससे जो है इस तरीके से गति कराई जा रही है, तो इसको बोलते हैं हम सरल लोलक, और ये होता है सरल लोलक की गति। क्लियर, तो एक सरल लोलक है जो चित्र में आपको दिख रहा है। तो दृढ़ आधार ए से ये बंधा हुआ है, गुरुत्व केंद्र तक दूरी को जो है हम सरल लोलक की प्रभावी लंबाई, जिसको हम बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ, यहां से यहां तक। ठीक, यानी कि इस धागे की लंबाई ही वही इफेक्टिव लेंथ है। और हम कह सकते हैं कि साम्य स्थिति जो O है, इसकी साम्य स्थिति जो O है, ये यहां से थोड़ा सा हिला दिया, सॉरी साम्य स्थिति यहां पर ये साम्य स्थिति है, इसको हमने थोड़ा सा हिला दिया, यहां ले गए और इसको यहां से छोड़ दिया। ठीक है, तो यहां से हमने जैसे ही छोड़ा तो हमने देखा कि गोला इधर उधर दोलन करने लगता है, साम्य स्थिति में उसी स्थिति पे इधर उधर दोलन करने लगता है। ठीक है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल यदि हम निकालें तो देखिएगा जब ये यहां से यहां तक इसको हम ले जाते हैं तो इस धागे में, इस रस्सी में एक टेंशन पैदा हो जाती है जिसको हम बोलते हैं टी। ठीक है, और ये इस साम्यावस्था से एक कोण बनाता है जिसको बोलते हैं थीटा, जिसकी लंबाई एल है। कोण क्या बनाया, थीटा, और हमने जो इसको विस्थापित किया वो किया एक्स डिस्टेंस पर। ठीक है, तो हमें पता है कि जो द्रव्यमान है वो तो लगेगा नीचे ही। ठीक है, लेकिन इसका एक कंपोनेंट ये होगा और एक कंपोनेंट ये होगा। एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, क्योंकि थीटा के समीप जो होता है वो mg cos थीटा होगा, और जो थीटा से अलग होता है वो sin थीटा के साथ, यानी कि mg sin थीटा आएगा। ठीक है, तो इस साइड में sin थीटा है और इस साइड में cos थीटा वाला है। ठीक, तो सरल लोलक का ये फिगर है, इसको ध्यान में रखिएगा और आगे देखते हैं। सरल लोलक का आवर्तकाल यदि m गोले का द्रव्यमान हो,
एल डोरी की प्रभावी लंबाई हो, एक्स साम्य स्थिति से गोले का विस्थापन हो, थीटा किसी क्षण डोरी द्वारा ऊर्ध्वाधर के साथ बनाया गया कोण हो, और गोले का भार कितना मान लिया हमने एम, जिसको हम बोलते हैं डब्ल्यू। ठीक है, डब्ल्यू को ही हम लिखते हैं एम जी। ठीक, चलिए अब आगे देख लेते हैं कि एम जी साइन थीटा गोले पर लगने वाला वह बल है जो उसे साम्य स्थिति में वापस लाने का प्रयास करता है। चलिए देख लेते हैं, तो इसी को बोलते हैं प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल कहां पर दिखाया गया, ये है एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा ही प्रत्यानयन बल है जो आपको यहां पर दिखाया गया है, प्रत्यानयन बल जिसको बोलते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये जो हमने यहां पर इसको विस्थापित किया, तो एक फोर्स है जो एम जी साइन थीटा है जो इसको यहां पर इस साम्य स्थिति में लाने की कोशिश कर रहा है। फिर ये इधर जाएगा तो ये फिर इसको इधर लाने की कोशिश करेगा, यानी कि इस साम्य स्थिति की तरफ ही ये फोर्स हमेशा इसको लाने का प्रयास करेगा। क्लियर है, इसी को बोलते हैं, इसी को हमने बोला है रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि जिसको हम बोल रहे हैं प्रत्यानयन बल। तो अब प्रत्यानयन बल जो होगा वो क्या होगा, माइनस एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा क्यों होगा माइनस में, माइनस में इसलिए होगा क्योंकि ये गति के विरुद्ध है। गति हमारी इधर है तो ये इधर लाने की कोशिश करेगा, गति हमारी इधर है तो ये इधर लाने की कोशिश करेगा, तो ये होगा माइनस में। तो निगेटिव चिन्ह यहां यह बताता है कि प्रत्यानयन बल की दिशा विस्थापन एक्स से विपरीत है। ठीक है, परंतु थीटा जो है वो बहुत ही छोटा है, तो साइन थीटा इक्वल टू थीटा, तो थीटा जो है वो रेडियन में है, तो एफ इक्वल टू माइनस एम डी थीटा, तो कोण इक्वल टू हो जाता है चाप बटे त्रिज्या। हम सभी जानते हैं, तो यहां पर थीटा जो है वो चाप बटे त्रिज्या है, तो चाप कितनी है एक्स और त्रिज्या कितनी है एल। त्रिज्या की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि यहाँ पर कि जो ये चाप है ये है हमारे पास x, और त्रिज्या हम कैसे निकाल रहे हैं कि ये l त्रिज्या है, तो यहाँ पर एक गोला बनाएगा और इसकी त्रिज्या ये मिड पॉइंट होगा, इसकी त्रिज्या l है। ठीक है, विस्थापन हमने कहाँ तक किया, x तक, तो इसलिए हमने लिखा x अपॉन l यहाँ पे। ठीक, तो यदि त्वरण की बात करें तो F इक्वल टू एम ए होता है, ये हम सभी जानते हैं, तो एम ए इसके कंपेयर करेंगे तो ये जो है हमारे पास जी एक्स अपॉन एल, जी एक्स अपॉन एल, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। क्लियर, तो यदि कण का कोणीय वेग स्थिर रहे तो त्वरण कण के विस्थापन के समानुपाती होता है। यदि कोणीय वेग स्थिर रहे तो कण जो है, जो कण का त्वरण है वो विस्थापन के क्या हो जाता है, समानुपाती होता है। तो यहां पर a समानुपाती माइनस एक्स हो जाएगा, और यहां हम इसको जब इक्वल के साइन में चेंज करेंगे तो यहां पर g अपॉन एल एक कांस्टेंट के रूप में आएगा, क्योंकि जो कोणीय वेग है वो कांस्टेंट है, तो कोणीय वेग का ही ये मान है g अपॉन एल। अब x अपॉन ए इक्वल टू माइनस एल अपॉन जी, ये हो जाएगा इस तरीके से। तो यहां पर आवर्तकाल का जो व्यापक सूत्र है वो क्या बनता है, आवर्तकाल यानी कि टी 2 पाई विस्थापन अपॉन त्वरण, ये हमने निकाला था, तो इसी से हम आगे इसमें सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्यों कैसे, जो हमारे पास g अपॉन एल है, यानी कि देखिए x अपॉन ए विस्थापन अपॉन त्वरण, इसी के बराबर माइनस एल अपॉन जी को हम रख सकते हैं। यानी कि अगर न्यूमेरिकल में आपको विस्थापन और त्वरण नहीं दिया है और एल अपॉन जी की वैल्यू दी हुई है, तो समझ लेना कि यह सरल लोलक की कंडीशन है और इसमें फॉर्मूला हमें कैसे लगाना है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट टॉपिक है स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली का क्षैतिज तल में दोलन। तो कैसे और किस तरीके से इसको हम समझते हैं, आइए। मोशन ऑफ स्प्रिंग मास सिस्टम इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो यहां पर इसको देखने के लिए आपको स्प्रिंग के बारे में जानना होगा। देखिए स्प्रिंग, जो हमारे पास एम द्रव्यमान का एक पिंड, तो हमने उसको क्या किया, किसी एक स्प्रिंग से बांध दिया। ये हमने किसी एक स्प्रिंग से बांध दिया, इसको ध्यान से समझिएगा। एक स्प्रिंग से हमने इसको बांध दिया है, और स्प्रिंग का जो बल नियतांक K है वो स्प्रिंग में इकाई विक्षेप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल का मान K के बराबर है। ठीक, अब हमने इसमें यानी कि विक्षेप उत्पन्न किया, इसको खींच करके यहां पे लाए, x विस्थापन किया। ठीक है, तो जब हमने x विस्थापन किया तो ये जो है इधर की साइड आने की कोशिश करेगा, जो इस साइड आने की कोशिश करेगा, और ये बल है एक F। तो विशेष उत्पन्न करने के लिए स्प्रिंग में x विशेष उत्पन्न करने के लिए x विक्षेप उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल F इक्वल टू KX होगा। जो हमने बल लगाया वो F इक्वल टू KX है। ठीक, तो अब हम क्या करते हैं कि जो पिंड है उसका क्षैतिज बल के मध्य घर्षण गुणांक का मान कितना होगा, 0। अब माना कि पिंड की दाईं ओर x दूरी विस्थापित किया जाए, तो इस खिंचाव के कारण स्प्रिंग प्रत्यानयन बल F लगाने लगता है। प्रत्यानयन बल का मतलब क्या है, ये जो हमारे पास बल है ये प्रत्यानयन बल लगाने लगेगा।
प्रत्यानयन बल वह बल होता है जो विस्थापन की दिशा के विरुद्ध लगता है और पिंड को साम्य स्थिति यानी कि यहां पर लाने का प्रयास करेगा, वही प्रत्यानयन बल होता है। तो प्रत्यानयन बल द्रव्यमान को पुनः साम्य स्थिति पर लाने का प्रयास करता है और पिंड को छोड़ने पर पिंड साम्य स्थिति के इधर उधर गति करने लगता है। यानी कि हमने इसको यहां से छोड़ा इधर की साइड में, तो छोड़ा तो ये यहां पर आया, फिर ये यहां पर जाएगा, फिर यहां पर जाएगा, फिर यहां पर जाएगा और ये कंडीशन यहां आएगी कि ये साम्य स्थिति में आ जाएगा। ठीक है, तो प्रत्यानयन बल वो होता है जो विस्थापन के विरुद्ध कार्य करता है और किसी भी पिंड को साम्य स्थिति में लाने का प्रयास करता रहता है। तो हमने मान लिया कि m द्रव्यमान का कोई पिंड किसी स्प्रिंग से बंधा हुआ दिखाया गया है और स्प्रिंग का बल कितना है, k है, बल नियतांक k है। अब स्प्रिंग में इकाई विक्षेप उत्पन्न करने के लिए हमने जो बल लगाया उसका मान है F = kx, जहां पर हम कह सकते हैं k = F/x। तो पिंड तथा क्षैतिज बल के मध्य घर्षण गुणांक कितना मान लिया हमने, 0। अब आगे, तो पिंड की दाईं ओर x दूरी विस्थापित किया जाए, अगर पिंड को हमने इधर की तरफ खींचा था, ठीक है, तो इस खिंचाव के कारण स्प्रिंग प्रत्यानयन बल आने लगता है इस साइड में, क्योंकि वो साम्य स्थिति में आने की कोशिश करता है। प्रत्यानयन बल द्रव्यमान को पुनः साम्य स्थिति पर लाने का प्रयास करता है और पिंड को छोड़ने पर पिंड साम्य स्थिति के इधर उधर दोलन करने लगता है। ठीक है, तो यही है स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली का क्षैतिज तल में दोलन। अब इसके फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, फॉर्मूला कैसे निकालते हैं। हम जानते हैं कि प्रत्यानयन बल की दिशा सदैव विस्थापन की दिशा के विपरीत होती है, अतः प्रत्यानयन बल जो होता है वो F = kx होगा, क्योंकि विस्थापन के द्वारा बल विस्थापन करने के लिए बल कितना लगाया हमने, F = kx, और उसकी विपरीत दिशा में कितना हो जाएगा, F = kx। परंतु ऐसा हम करते किसी पिंड पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल है वो कितना होता है, F = ma, जहां a क्या है, पिंड का त्वरण है। तो समीकरण a और b से हमने क्या देखा कि ma = kx, यहीं से हमको मिलेगा कि m = जो हमारे पास m है उसको हम इधर ले गए, इसके अपॉन में तो -k/m × x हो जाएगा a = और तो हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास k/m है ये क्या है, कांस्टेंट है, और कांस्टेंट को हम एक समानुपाती साइन के अंदर लिखते हैं। तो a = -x हम कह सकते हैं कि स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान का जो त्वरण है वो विस्थापन के समानुपाती होता है, अतः यह एक सरल आवर्त गति है। तो जब हम इसको समानुपाती का साइन हटाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, a = k/m x और x/a = m/k। तो तब आवर्तकाल के स्थापक सूत्र में हमें क्या प्राप्त होता है कि जो x/a है, जो हमारे पास x/a था, उसमें हम क्या रखेंगे, -m/k। तो हमारे पास जो x/a होता है उसमें हम क्या रखेंगे, माइनस चिन्ह को छोड़ देंगे और क्या रखेंगे, m/k, क्योंकि ये दिशा को प्रदर्शित करता है केवल। ठीक है, तो यहां पर अब हम देखेंगे कि दो स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान का क्षैतिज दोलन कैसे होता है। दो स्प्रिंग है, एक ये और एक ये आपस में जुड़े हुए हैं। यहां पर एक मास है जो बंधा हुआ है, उससे हम इसको देखेंगे। तो स्प्रिंग का श्रेणी क्रम में संयोजन है ये। तो माना स्प्रिंग का नियतांक जो है वो k1 और k2 है, क्योंकि दो स्प्रिंग है, दोनों स्प्रिंग का अलग अलग स्प्रिंग नियतांक है। स्प्रिंग आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब हमने मान लिया कि द्रव्यमान m के पिंड को दाईं ओर x दूरी पर विस्थापित किया गया है, यानी कि वही कंडीशन है, इसको इसमें विस्थापित किया गया है। मान लेते हैं चूंकि दोनों स्प्रिंग के स्प्रिंग नियतांक भिन्न है, इसलिए दोनों स्प्रिंग की लंबाई भी भिन्न भिन्न हो बढ़ेगी, यानी कि उसकी अलग बढ़ेगी और दूसरे वाले की अलग बढ़ेगी। तो माना दोनों स्प्रिंगों की लंबाई में वृद्धि कितनी हुई, x1 और x2 हुई, तो कुल लंबाई में वृद्धि दोनों को ऐड कर दिया। दोनों स्प्रिंग श्रेणी क्रम में है, तो दोनों स्प्रिंग पिंड पर क्या होगा, समान प्रत्यानयन बल आरोपित करते हैं, यदि वह दोनों श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तब। तो F = क्या हो जाएगा, -k1x1 और F = -k2x2। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि x1 = -f/k1 और x2 = -f/k2। यहां पर हम अगर दोनों को क्या रखें, x = x1 + x2 की कंडीशन में रखें, तो x1 की वैल्यू ये है और x2 ये है। ठीक है, तो दोनों में से -f कॉमन लिया तो 1/k1 और = 1/k2। तो x = -f(k1 + k2)(k1k2) हो जाएगा। तो प्रत्यानयन बल जो निकल करके आएगा वो F = -k1k2/k1 + k2 × x, यही हो जाएगा हमारा प्रत्यानयन बल, किसमें, जब दो स्प्रिंग श्रेणी क्रम में जुड़े हों। तो यदि दोनों स्प्रिंग के श्रेणी क्रम का प्रभावी स्प्रिंग नियतांक कितना हो, k हो, तो हमारे पास F = -kx होगा और F की वैल्यू -k1k2/k1 + k2, ये हो जाएगा श्रेणी क्रम में प्रत्यानयन बल, और इंटू x = -k/x। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास x है उसको कैंसिल आउट करने के बाद k = k1k2/k1 + k2। तो यही क्या है, हमारे पास स्प्रिंग नियतांक k निकल करके आया है। और अब हम इसी से t की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो आप ध्यान से देखिएगा कि जो हमारे पास m/k था रूट के अंदर, तो इस k की वैल्यू को हम रख देंगे k1k2/k1 + k2। इसी से हम निकाल सकते हैं कि किन्हीं दो श्रेणी क्रम में जुड़े स्प्रिंग का आवर्तकाल क्या होगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
यदि K1 K2 स्प्रिंग नियतांकों वाली दो स्प्रिंग के बाहरी सिरे दृढ़ आधारों से जुड़े हैं और स्प्रिंग के दूसरे किनारे द्रव्यमान m के पिंड से जुड़े हैं, यानी कि दोनों तरफ अब की बार दीवार है और एक तरफ के जो दोनों सिरे हैं वो क्या है, बीच में m द्रव्यमान से जुड़े हैं। तो दोनों स्प्रिंग के मध्य स्थित द्रव्यमान जो है वो m है। तो यहाँ पर ये जो K है स्प्रिंग है, ये इसका प्रतिनयन बल इस साइड में होगा और इसका प्रतिनयन बल इस साइड में होगा। ठीक है, देखिएगा गति हम इस साइड में करा रहे हैं तो गति के विरुद्ध ही होता है, ध्यान रखिएगा गति के विरुद्ध ही होता है हमेशा। तो गति के विरुद्ध इस तरीके से हो जाएगा और ये इधर को गति है तो गति के विरुद्ध ये इस तरफ हो जाएगा। क्यों हमने इस तरफ को दोनों क्यों लगाए, क्योंकि गति के विरुद्ध हमें देखना है, बस हमें और कुछ नहीं देखना, क्योंकि ये जो F1 और F2 ही प्रतिनयन बल है और ये जो होता है गति के विरुद्ध होता है। तो गति इधर है तो दोनों की गति इधर हो जाएगी। ठीक है, तो माना द्रव्यमान के दाईं ओर, ध्यान से देखिए, माना द्रव्यमान के दाईं ओर x दूरी विस्थापन किया जाता है, दाईं ओर यानी कि इस साइड में x दूरी विस्थापन किया जाता है, जबकि बाईं x दूरी खिंच जाती है। तो ये खिंचेगी ही, ऑटोमेटिकली ये खिंच जाएगी। अतः दोनों स्प्रिंगों के प्रत्यानयन बलों के मान भिन्न होंगे परंतु समान दिशा में होंगे, यानी कि इधर और इधर होंगे, F1 F2। तो तब m द्रव्यमान पर लगा कुल प्रत्यानयन बल कितना हो जाएगा, F = F1 + F2। अब यहाँ पर F1 = कितना हो जाएगा, -K1x, और F2 = कितना है, -K2x। तो यहाँ पर जो दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, F = -K1 + K2 × x। तो यदि निकाय का प्रभावी स्प्रिंग नियतांक K हो तो हम लिख सकते हैं F = -Kx। तो इस समीकरण की तुलना हम एक समीकरण से करते हैं जो हमारे पास है F = -Kx, और एक इक्वेशन हमारे पास है F जो हमारे पास K है। तो K की वैल्यू अगर हम इसकी वैल्यू रखें K में K1 + K2, कैसे देखिएगा, जो ये F है इसकी वैल्यू है ये -K1 + K2x और इक्वल टू में क्या है हमारे पास -Kx। तो x से x कैंसिल आउट, तो क्या आएगा, K = K1 + K2। तो यदि हमें इस तरीके से आवर्तकाल निकालना हो कि दोनों तरफ जो है दृढ़ सिरे हों और एक स्प्रिंग यहाँ पर है और एक स्प्रिंग यहाँ पर है और बीच में जो है एक द्रव्यमान है, और तब हमें आवर्तकाल निकालना है तो हमें निकालना होगा T = 2πm/K1 + K2 रूट। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको निकालते हैं। इस फॉर्मूले को ध्यान से लिखिएगा। चलिए नोट्स बनाते हुए चलिएगा, तभी आपको सही तरीके से समझ में आएगा। नोट्स बनाते चलिए, और जब आप नोट्स बनाएंगे तो आपका साथ में रिवीजन भी होता जाएगा। क्लियर। चलिए अब बात करते हैं स्प्रिंग द्रव्यमान प्रणाली का और ऊर्ध्वाधर तल में दोलन। अगर कोई स्प्रिंग है और उसका ऊर्ध्वाधर में हम दोलन कराएं तो उसकी वैल्यू हम किस तरीके से निकालेंगे। चलिए, तो एक स्प्रिंग है, अभी हमने उस पर कोई भार नहीं लगाया है, ध्यान से देखिएगा, तीनों कंडीशन को समझ लीजिएगा। कोई भार नहीं लगाया है तो कंडीशन हमारे पास ये बनती है। ठीक है, यानी कि मान लिया कि हल्की स्प्रिंग है और किसी दृढ़ आधार P से लटकी हुई है, तो स्प्रिंग का जो बल नियतांक है उसका हमने मान लिया K, कितना है, K है। ठीक है, तो यदि स्प्रिंग में m द्रव्यमान का कोई पिंड लटकाया जाए, अब हम क्या करेंगे आगे, स्प्रिंग में कोई m द्रव्यमान का पिंड हमने लटका दिया ये, तो स्प्रिंग जो है वो mg के कारण स्प्रिंग की लंबाई l में वृद्धि हो जाती है, यानी कि जो इसकी लंबाई थी l, तो उसमें जो है स्मॉल l वृद्धि हो जाती है, मान लिया हमने ऐसा। ठीक है, तो लंबाई में हुई इस वृद्धि के कारण स्प्रिंग पिंड का जो प्रत्यानयन बल है, तो हमें पता है कि गति इस साइड हुई तो प्रत्यानयन बल किस साइड लगेगा, ऊपर की साइड लगेगा। ठीक है, गति के हमेशा विरुद्ध में। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रत्यानयन बल क्या होता है, जो स्प्रिंग नियतांक है और इनटू में जो उसकी लंबाई में वृद्धि हुई, जितना विस्थापन हुआ, यही हमारा होता है प्रत्यानयन बल। तो प्रत्यानयन बल को हम क्या लिखेंगे फिर कि F1 = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -KL। क्लियर। अब हमने क्या किया, अब उसमें एक और अंतर हमने बताया, एक और चेंजेस किया कि जो हमारे पास देखिएगा, जो हमारे पास माइनस है चिन्ह है वो तो आप जानते ही हो कि विस्थापन के विरुद्ध दिशा में लगता है, तो इसलिए आता है। ठीक है, अब हमने क्या किया कि पिंड पर थोड़ा सा नीचे खींचकर, पिंड को हमने थोड़ा सा नीचे खींचा और नीचे खींचकर छोड़ दिया जाए तो ये जो है इस तरीके से ऊपर नीचे गति करने लगता है। कैसे, इस तरीके से। ठीक, ऊपर नीचे गति करेगा। आपने कभी देखा होगा कि स्प्रिंग को अगर आप खींच कर छोड़ दें तो वो जो है अपनी साम्यावस्था में ऊपर नीचे गति करने लगता है। ठीक है, तो यदि पिंड को थोड़ा सा नीचे खींचकर छोड़ दिया जाए तो पिंड ऊपर नीचे दोलन करने लगता है, और यदि किसी क्षण पिंड साम्य स्थिति से x दूरी विस्थापित है तो इस क्षण स्प्रिंग की लंबाई में जो कुल वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी, L + x, यानी कि पहले L थी उसको हमने खींचा तो कितना होगा x, तो टोटल जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई, L + x। तो इस पे स्प्रिंग द्वारा पिंड पर जो लगाया गया कुल प्रत्यानयन बल है वो कितना हो जाएगा, वो हमारे पास हो जाता है यहाँ पर टोटल -K L + x। तो आप एक बार देख लीजिएगा,
कि माना हल्की स्प्रिंग है, उसके दृढ़ आधार P से लटकाई गई है और स्प्रिंग का जो बल नियतांक है वो K है। यदि स्प्रिंग में द्रव्यमान का कोई पिंड लटकाया जाए तो mg के कारण जो है L वृद्धि हो जाएगी और उसमें हुई वृद्धि के जो प्रत्यानयन बल होगा वो होगा F1 इक्वल टू माइनस KL, साम्य स्थिति में KL माइनस mg। ठीक है। अब यदि पिंड को थोड़ा सा खींचकर छोड़ दिया जाए तो उसके नीचे जो है वो दोलन करने लगेगा और किसी क्षण साम्य स्थिति x दूरी पर विस्थापित होगा तो टोटल जो कुल लंबाई में वृद्धि होगी वो कितनी हो जाएगी L प्लस एक्स। तो कुल प्रत्यानयन बल कितना हो जाएगा F2 इक्वल टू माइनस के L प्लस एक्स हो जाएगा, यानी कि टोटल लंबाई में वृद्धि। स्प्रिंग पर mg भार नीचे की ओर लटकाया गया है। ठीक है, तो इसी प्रकार हम क्या लिखते हैं कि परिणामी प्रत्यानयन बल जो होगा वो क्या हो जाएगा F इक्वल टू F2 माइनस F1। तो माइनस के एल प्लस एक्स और माइनस माइनस के एल, तो माइनस माइनस के एल है तो हमारे पास हो जाएगा प्लस के एल और यहाँ पर हो जाएगा माइनस एल प्लस एक्स। तो यहाँ से हमने के एल से के एल कैंसिल किया तो के एक्स हमारे पास बचेगा F इक्वल टू माइनस के एक्स। परंतु SHM करते हुए पिंड पर लगने वाला जो प्रत्यानयन बल होता है वो क्या होता है F इक्वल टू माइनस एम ए, और जहाँ पर ए क्या है उसका त्वरण है, तब माइनस के एक्स इक्वल टू माइनस एम में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास एफ की वैल्यू कितनी है माइनस के एक्स है, तो यहाँ पर हमने रखा और माइनस एम में, तो यहाँ पर देखिएगा माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ तो एक्स अपॉन ए इक्वल टू एम अपॉन के। तो आवर्त काल में जो एम अपॉन के होता है उसी की जगह पर हम क्या रखेंगे एक्स अपॉन ए, यानी कि विस्थापन अपन त्वरण। तो ये एक दूसरे के बराबर आ जाते हैं। अब चलिए बात करते हैं स्प्रिंगों के संयोजन का ऊर्ध्वाधर दोलन। स्प्रिंगों के संयोजन का ऊर्ध्वाधर दोलन यानी कि वर्टिकल मोशन ऑफ मास अटैच्ड टू स्प्रिंग्स। तो देखिए अगर दो स्प्रिंग जुड़े हुए हैं एक दूसरे से और जब उसके नीचे एक मास लटका हुआ है तो तब क्या कंडीशन होती है, आइए देखते हैं। यानी कि इसी को बोलते हैं हम सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन, जिसको बोलते हैं श्रेणी क्रम। ठीक है, पहला हम बोलते हैं श्रेणी क्रम। तो फर्स्ट कंडीशन यही है। तो K1 K2 के दो स्प्रिंग यानी K1 K2 जो बल नियतांक हैं स्प्रिंग के, उनकी बात हो रही है ये वाले, तो इन दोनों के स्प्रिंग आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। यदि स्प्रिंग से जुड़े एम द्रव्यमान के पिंड को x दूरी नीचे की ओर विस्थापित किया जाता है तो दोनों स्प्रिंग के प्रत्यानयन बल ऊपर की ओर कार्य करने लगते हैं। माना दोनों स्प्रिंग की लंबाई में वृद्धि कितनी हुई x1 x2, यानी कि वृद्धि इस तरफ हो रही है तो हम क्या करेंगे F1 और F2 दोनों ही ऊपर की ओर लगेंगे। तो वृद्धि कितनी हुई टोटल x1 प्लस x2, तो दोनों स्प्रिंगों के प्रत्यानयन बल कितने हो जाएंगे F इक्वल टू माइनस K1 x1 और यहाँ पर हो जाएगा माइनस K2 F2 दोनों के बराबर। ठीक है, तो यहाँ पर x1 इक्वल टू माइनस एफ अपॉन K1 और x2 इक्वल टू माइनस एफ अपॉन K2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हाँ ये हो जाएगा f। ठीक है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास f की वैल्यू हम जो है आपस में क्या करेंगे, जब दोनों की हमारे पास वृद्धि है, दोनों की हमारे पास वृद्धि कितनी थी x1 प्लस x2, तो यहाँ हम जो है f वाली वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, यानी कि x1 और x2 की जो निकली हुई है ये और ये दोनों को हमने यहाँ पर रखा और इसको जब हमने सॉल्व किया तो f इक्वल टू माइनस एक्स K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2 हमारे पास यहाँ से आया। तो देखिए प्रभावी स्प्रिंग का नियतांक जो होगा वो हम यहाँ से K की वैल्यू जो होगी वो K1 K2 और अपन में K1 प्लस K2 होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो f है वो क्या होता है माइनस KX। तो यहाँ पर अगर हम इससे कंपेयर करें तो ये K की जो वैल्यू है वो क्या है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो यहाँ पर हम जो m अपॉन K होता है उसमें हम वैल्यू रखेंगे तो K की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। इस तरीके से हम जो है किसी लटके हुए दो पिंड को श्रेणी क्रम से आवर्तकाल निकालना हो तो हम इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। क्लियर? चलिए आगे है अनुरणन। अनुरणन से पहले हमारे पास एक कंडीशन और है जिसको बोलते हैं समांतर क्रम संयोजन। अभी हमने श्रेणी क्रम संयोजन पढ़ा था, इसके बाद समांतर क्रम संयोजन यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन। दो स्प्रिंग है, पैरेलल कंडीशन में है, समांतर क्रम में है और उनसे एक मास लटका हुआ है और मास जो है उसको हम नीचे की तरफ, वही सीधा प्रोसेस है, नीचे की तरफ खींचते हैं छोड़ देते हैं तो कितना विस्थापन होगा। तो इस तरीके से तो ध्यान से देखिएगा, दो स्प्रिंग है, दोनों के K1 और K2 स्प्रिंग नियतांक हैं, मास m है और उसको नीचे हमने खींचा और उसको छोड़ दिया गया। कितनी दूर तक खींचा? x तक। उसको हम जैसे ही खींचा तो इनके जो प्रत्यानयन बल है वो ऊपर की ओर कार्य करने लगेंगे, क्योंकि विस्थापन नीचे है और जो प्रत्यानयन बल है वो ऊपर की ओर उसके अपोजिट में लगेंगे। तो क्या कह रहे हैं कि समांतर क्रम में जुड़ी हुई दो स्प्रिंग से m द्रव्यमान का एक पिंड लटका हुआ है। दिखाया गया है यदि पिंड को साम्य स्थिति में थोड़ा विस्थापित कर छोड़ दिया जाए तो वह ऊपर नीचे दोलन करने लगता है। तो माना किसी क्षण पिंड साम्य स्थिति से x दूरी नीचे की ओर विस्थापित होता है तो दोनों स्प्रिंग जो होंगे वो समांतर में हैं, तो इसलिए दोनों का विस्थापन भी क्या होगा, समान होगा। तो दोनों स्प्रिंग पिंड पर ऊपर की ओर प्रत्यानयन बल लगाते हैं तो F इक्वल टू माइनस K1x और F2 इक्वल टू माइनस K2x। तो यदि परिणामी प्रत्यानयन बल F F1 प्लस F2 है तो F1x माइनस जो माइनस
k1x और माइनस के k2x। तो f इक्वल टू माइनस, अब देखिएगा यहाँ पर माइनस कॉमन लिया तो x हमारे पास कॉमन है, तो x कॉमन निकाला तो अंदर बचा हमारे ब्रैकेट के k1 प्लस k2, इक्वेशन नंबर 1। इसीलिए यदि निकाय का प्रभावी स्प्रिंग नियतांक k हो तो प्रत्यानयन बल कितना हो जाएगा, माइनस kx। तो प्रभावी स्प्रिंग नियतांक हम कैसे लिखते हैं, k इक्वल टू k1 प्लस k2 यानी कि टोटल। तो इसलिए दोनों स्प्रिंग से लटके पिंड का आवर्तकाल कितना हो जाएगा, तो जो हमारे पास k की वैल्यू है यानी कि जो हम लिखते हैं t इक्वल टू 2 पाई m अपॉन k, जो यहाँ पर है तो k की वैल्यू रखेंगे तो m अपॉन k1 प्लस k2 बनेगा। तो यदि कोई भी दो स्प्रिंग पैरेलल कंडीशन में है, समांतर क्रम संयोजन में जुड़े हुए हैं और उनसे जो स्प्रिंग से जो आवर्तकाल है, आवर्तकाल की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा। चलिए नोट पॉइंट में कुछ देख लेते हैं। यदि श्रेणी क्रम में जुड़े स्प्रिंगों के स्प्रिंग नियतांक k1 k2 k3 तथा संयोजन का प्रभावी स्प्रिंग नियतांक k हो तो 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 जब तक चलते रहेंगे, जब तक स्प्रिंग की जो नंबर है वो खत्म नहीं होंगे। यानी कि अगर 10 नंबर, वो 10 स्प्रिंग है तो k10 आएगा, 1/k10 लास्ट के पॉइंट होगा। 2 स्प्रिंग है तो 1/k2 होगा लास्ट का पॉइंट। ठीक है, तो इस तरीके से ये आगे तक चलते जाएंगे। ठीक, चलिए यदि समांतर क्रम से जुड़ी स्प्रिंगों के स्प्रिंग नियतांक k1 k2 k3 डॉट 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 हो तो तथा संयोजनों का प्रभावी स्प्रिंग नियतांक कितना हो, वो k हो, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, k1 प्लस k2 प्लस k3 प्लस डॉट 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 आगे तक चले जाएंगे जहां तक स्प्रिंगों की संख्या है। तो समांतर क्रम में k इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3 होता है और श्रेणी क्रम में 1/k इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 प्लस 1/k3 इस तरीके से लिखा जाता है। इन फॉर्मूला को याद रखिएगा, ये आपके न्यूमेरिकल में काम आते हैं। नेक्स्ट है, यदि घर्षण इत्यादि कारणों को नगण्य माना जाए तो एसएचएम करते हुए पिंड की स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का योग जो है वो सदैव नियत रहता है। यह योग एसएचएम की कुल ऊर्जा कहलाती है। तो कभी कभी आपसे पूछ जाता है कि एसएचएम की कुल ऊर्जा क्या होती है, तो एसएचएम की कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा दोनों एक साथ रख दें तो हमारे पास एसएचएम की कुल ऊर्जा आ जाती है। तो स्थितिज ऊर्जा U इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर होता है। तो इसमें नोट पॉइंट अगर हम बात करें तो साम्य स्थिति y0 अगर हम इस कंडीशन में देखें तो पिंड की स्थिति ऊर्जा कैसे होती है, शून्य हो जाएगी। y0 यानी सभी को जीरो कर देगा। अब अधिकतम विस्थापन y इक्वल टू a पर होता है, तो यहां पर y इक्वल टू a देखेंगे तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर हम देखें कि एसएचएम में पिंड की स्थिति ऊर्जा शून्य तथा 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर के मध्य रहती है, यानी कि ये तो शून्य होगी या फिर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर के मध्य रहेगी, ना तो इससे कम और ना इससे ज्यादा। चलिए गतिज ऊर्जा की बात करें, काइनेटिक एनर्जी, तो k इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर होता है। और इसमें नोट पॉइंट यह है कि साम्य स्थिति पर इसकी जो गतिज ऊर्जा की वैल्यू होती है वो होती है 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, और साम्य स्थिति में अधिकतम विस्थापन y इक्वल टू a पर जो है गतिज ऊर्जा का मान जो है वो शून्य हो जाता है, क्योंकि y इक्वल टू a जब हम रखेंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो टोटल 0, k इक्वल टू 0। ऊर्जा यानी कुल ऊर्जा की बात करें, टोटल ऊर्जा की, तो कुल ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा होती है, तो u प्लस k दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों को ऐड करने पर हमें क्या मिलेगा, E इक्वल टू 1/2 m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि यदि घर्षण इत्यादि कारणों से ऊर्जा हानि न हो रही हो तो दोलन गति करते रहते हैं। किसी पिंड की कुल ऊर्जा सदैव कैसी होती है, नियत रहती है, और हम जानते हैं कि W इक्वल टू 2 पाई n होता है, और जहां n क्या है, एक आवृत्ति है। तो कुल ऊर्जा को हम कैसे लिख सकते हैं, कुल ऊर्जा को हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 2m पाई स्क्वायर n स्क्वायर और a स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं मुक्त दोलन की। मुक्त दोलन क्या है, मुक्त दोलन यानी कि जिसको हम बोलते हैं फ्री ऑसिलेशन। फ्री ऑसिलेशन, तो देखिए जब कोई पिंड बिना किसी बाह्य बल के दोलन करता है, कोई उस पर बाह्य बल नहीं है, वो बिना किसी बाह्य बल के दोलन करता है तथा उसके आयाम में समय के साथ परिवर्तन न हो, तो इस प्रकार के दोलन को क्या कहते हैं, मुक्त दोलन कहते हैं। उदाहरण के तरह से देख लीजिएगा कि एक सरल लोलक की जो गति है, दोलन गति है, वो क्या है, मुक्त दोलन है। इस प्रकार के दोलन में पिंड की जो कुल ऊर्जा होती है वो सदैव कैसी होती है, नियत रहती है, परंतु इस प्रकार का दोलन प्राप्त करना प्रायोगिक दृष्टि से संभव नहीं है, क्योंकि वो एक ना एक बार रुक ही जाएगा। प्रणोदित दोलन यानी कि फोर्स ऑसिलेशन की बात करें तो जब कोई पिंड अपनी स्वाभाविक आवृत्ति से दोलन न करे, यानी कि उसको बाह्य बल लगाया जाए तो तब आवृत्ति से दोलन करता है, तो इस प्रकार के दोलन को क्या कहते हैं, प्रणोदित दोलन कहते हैं। उदाहरण में यदि सरल लोलक को हाथ से पकड़कर दोलन कराया जाए तो प्रणोदित दोलन होगा। अवमंदित दोलन यानी कि डैम्प्ड ऑसिलेशन। अवमंदित दोलन की बात करें तो यदि दोलन करते हुए किसी पिंड का आयाम समय के साथ घटता जाए तो इस प्रकार के दोलनों को अवमंदित दोलन कहते हैं, यानी कि हम उसको किसी पिंड को दोलन करा रहे हैं और समय के साथ साथ उसके दोलन जो है वो कम होते जा रहे हैं, उसके दोलन की जो लंबाई है वो घटती जा रही है, तो ऐसे दोलन को कहते हैं अवमंदित दोलन। ठीक है, तो दोलन करते हुए पिंड को घर्षण बल, श्यान बल इत्यादि विरोधी बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। अवमंदन बल का मान माध्यमों के प्रकृति पर निर्भर करता है। देखिए अवमंदन बल का जो मान है वो माध्यमों की कैसी प्रकृति है, श्यान ज्यादा श्यान तो है या घर्षण बल ज्यादा है, तो कैसा माध्यम है उस पर निर्भर करता है। तो अवमंदन बल दोलन करते हुए पिंड के वेग के समानुपाती होता है, और यदि किसी क्षण
पिंड का वेग v है तो अवमंदन बल जो होगा वो Fd से हम डिनोट करते हैं, वो समानुपाती हो जाएगा किसके, वेग के। तो Fd इक्वल टू माइनस बी और v हो जाएगा, जहां b क्या है, एक अवमंदन नियतांक है और अवमंदन नियतांक का मान माध्यम तथा पिंड के आकार व प्रकार पर यानी कि शेप एंड साइज पर निर्भर करेगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर अवमंदित दोलन दिखाएगा, यानी कि अवमंदित दोलन क्या है कि हमने पिंड को दोलन कराया और वह समय के अनुसार जो है वो कम होता जाता है। जैसे कि हमने यहाँ पर दोलन कराया और ये देखिए समय के अनुसार जो है वो कम होता जा रहा है। ठीक है, तो एक कंडीशन ऐसा है कि ये सीधा हो जाता है इस तरीके से, यानी कि ये होता है अवमंदित दोलन। ठीक है, समय के अनुसार कम होता जाता है। तो m द्रव्यमान का पिंड किसी के बल नियतांक वाली स्प्रिंग से जुड़ा है, मान लिया। यदि पिंड साम्य स्थिति से a नॉट दूरी विस्थापित कर छोड़ दिया जाए तो साम्य से x दूरी पर स्थित द्रव्यमान पर लगने वाला जो कुल विरोधी बल होगा वो क्या होगा, F इक्वल टू माइनस बी वी माइनस के एक्स। तो यदि k का त्वरण a हो तो F इक्वल टू एम ए, और एम ए इक्वल टू यानी कि F जो होगा वो एम ए होगा और एम ए इक्वल टू हो जाएगा माइनस बी वी माइनस के एक्स। तो माइनस जो है इधर आके प्लस हो जाता है, तो एम ए इक्वल टू प्लस बी वी और प्लस में के एक्स इक्वल टू 0। अब हम ए को लिख सकते हैं कि जो हमारे पास, अगर हमारे पास विस्थापन है, विस्थापन का हम डबल डिफरेंशिएशन कर दें तो हमारे पास आ जाएगा समय के रेस्पेक्ट में एम डी स्क्वायर वाई अपॉन डी टी स्क्वायर, प्लस वी क्या होता है, विस्थापन का एक बार समय के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें वेग प्राप्त होता है तो डी एक्स अपॉन डी टी, और के इक्वल हो जाएगा हमारा जो के एक्स है वो के एक्स एज इट इज लिखा जाएगा। तो ये उपरोक्त समीकरण जो है, ये उपरोक्त समीकरण सरल आवर्त गति का समीकरण है जिसका सामान्य हल जो है वो निम्नवत है। क्या है, एक्स इक्वल टू ए नॉट ई, इसकी पावर हो जाएगी माइनस बी टी अपॉन 2m डॉट एक्स डॉट कॉस एक्स, और एक्स की जगह पर है ओमेगा डॉट टी प्लस 5। ठीक है, ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस क्वेश्चन को तभी हम लगाएंगे जब सरल आवर्त गति का समीकरण का हमें से वो सामान्य हल पूछेगा। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आयाम की। तो दोलन आरंभ होने के t समय पश्चात, दोलन आरंभ होने के t समय पश्चात जो दोलनों का आयाम होता है उसकी फॉर्मूला होता है इक्वल टू ए नॉट ई की पावर माइनस बी टी अपॉन 2m। अतः अवमंदित दोलनों में दोलनों का आयाम चर घातीय विधि से घटता है। तो जहां ए नॉट क्या है, दोलन का आरंभिक आयाम है। बस इतना सा लिख दीजिएगा, आयाम आ जाएगा। फॉर्मूला याद रखिएगा, आयाम आपको निकालने को कह सकता है जो भी आपको न्यूमेरिकल होगा। कोणीय आवृत्ति का फॉर्मूला क्या होता है, तो अवमंदित दोलनों में दोलन की जो कोणीय आवृत्ति है वो होती है ओमेगा डैश इक्वल टू रूट ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4 एम स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या है, ओमेगा नॉट जो है वो दोलनों की आरंभिक स्वाभाविक आवृत्ति है, इसको याद रखिएगा। कुल यांत्रिक ऊर्जा यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करें तो अवमंदित दोलनों में पिंड की जो टी समय पश्चात कुल यांत्रिक ऊर्जा है वो क्या होगी, E इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हमने बताया था, E इक्वल टू 1/2 एम नॉट ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, एम ओमेगा नॉट स्क्वायर और इंटू में ए स्क्वायर। तो ए इक्वल टू हमारे पास आता है ए नॉट ई की पावर बी टी अपॉन 2m, ये हमने यहां से देखा। ठीक है, ए इक्वल टू ए नॉट ई की पावर बी टी अपॉन 2m। तो यहां से हम इसको जब सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो इक्वल टू ए की पावर जो स्क्वायर में है स्क्वायर रख देंगे। यहां से हमने इसको सॉल्व किया तो एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए नॉट स्क्वायर ई की पावर में माइनस बी टी अपॉन एम। ठीक है, तो ई नॉट इक्वल टू 1/2 एम ओमेगा स्क्वायर नॉट में और ए नॉट ओमेगा स्क्वायर आरंभिक यांत्रिक ऊर्जा है। इसलिए हम कह सकते हैं कि E इक्वल टू ई नॉट, यानी कि इस 1/2 एम ओमेगा नॉट स्क्वायर और ए नॉट स्क्वायर की जगह पर हमने क्या रखा, ई नॉट रखा। तो E इक्वल टू ई नॉट ई की पावर माइनस बी टी अपॉन एम। तो अतः है हम कह सकते हैं कि अवमंदित दोलन में पिंड की कुल यांत्रिक ऊर्जा भी चर घातीय विधि से घटती है। अब बात करते हैं अवमंदन नियतांक। अवमंदन नियतांक क्या है, यानी कि डैम्पिंग कांस्टेंट क्या है। तो डैम्पिंग कांस्टेंट क्या होता है, B, और B इक्वल टू होता है माइनस एफ अपॉन वी, क्योंकि F इक्वल टू क्या था, माइनस बी वी था। तो यहां से हम B की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस एफ अपॉन वी। V इक्वल टू अगर हम कहें कि 1 मीटर पर सेकंड है तो B इक्वल टू माइनस एफ हो जाएगा। अतः हम कह सकते हैं कि किसी दोलन गति में अवमंदन नियतांक का मान अवमंदन बल के बराबर होता है, और जबकि पिंड की गति इकाई हो, तो पिंड की गति अगर इकाई हो तो ऐसा ही मात्रक हमारे पास हो जाएगा न्यूटन अपॉन मीटर पर सेकंड, न्यूटन सेकंड मीटर, और ये आपका होता है किलोग्राम पर सेकंड। ठीक है, वी में सूत्र की बात करें तो ये हो जाएगा ml0 t-1। इसको याद रखिएगा, वी में सूत्र आपसे मालूम करेगा। अनुनाद यानी कि रेजोनेंस के बारे में बात करते हैं तो रेजोनेंस क्या होता है, यदि दोलन करते किसी पिंड की स्वाभाविक आवृत्ति तथा पिंड पर आरोपित आवृत्ति बाह्य बल की आवृत्ति समान हो जाए तो पिंड के दोलनों का जो आयाम है वो एकाएक बहुत बढ़ जाता है, और सरल आवर्त गति में इस घटना को अनुनाद कहते हैं। और यही कारण है हार्ट अटैक आने का। ठीक है, तो तभी कहते हैं कि अगर कोई हार्ट अटैक का मरीज है तो उसको
जो है बाइक या जो हम कह सकते हैं कि वाहन पर ज़्यादा सफ़र नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर फ्रिक्वेंसी सेम हुई तो जो है आयाम बहुत बढ़ जाता है और उससे हार्ट अटैक आने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए, माना पिंड की स्वाभाविक आवृत्ति, जो है वो NF है और तो बाह्य बल की आवृत्ति जो है वो NE है। तो यदि पिंड पर आरोपित बल आवृत्ति बाह्य बल या आयाम F0 हो तो दोनों का जो आयाम का फॉर्मूला होगा वो A = F0/4π² m और NE² माइनस NEF² हो जाएगा, NF²। ठीक है, अब यहां पर NE बराबर NF, तो दोनों के आयाम का मान जो है अनंत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर अगर हम रखेंगे दोनों को बराबर तो क्या हो जाएगा 0, और 1/0 क्या होता है, हमेशा अनंत होता है, तो ये अनंत हो जाएगा। परंतु व्यवहारिक कारणों से आयाम अनंत न होकर बहुत अधिक बढ़ जाएगा, यानी कि अनंत को हम कह सकते हैं कि ये आयाम जो है बहुत अधिक बढ़ जाएगा, और यही होती है रेजोनेंस की कंडीशन। अनुनाद के उदाहरण, यानी कि अनुनाद यानी कि रेजोनेंस जो बोलते हैं उसका उदाहरण क्या है, सेना को जब पुल पार करना होता है तो सैनिक कदम मिलाकर नहीं चलते। इसका कारण यही है कि यदि सैनिकों के पैरों की आवृत्ति पुल की स्वाभाविक आवृत्ति के बराबर हो जाए तो पुल बहुत बड़े आयामों से कंपन करने लगेगा और जिससे पुल टूटने का खतरा बन सकता है। क्लियर? किसी स्वरित्र यानी कि हम कह सकते हैं कि ट्यूनिंग फोर्क की ध्वनि बहुत धीमी होती है, परंतु यदि उसे किसी खोखले लकड़ी के डिब्बे पर खड़ा करके कंपन कराया जाए तो डिब्बे के भीतर की वायु स्वरित्र की स्वाभाविक आवृत्ति से कंपन करने लगती है और जिसके कारण वायु के कणों का आयाम जो है वो बढ़ जाता है और ध्वनि सुनाई पड़ती है। अब बात करते हैं क्यू फैक्टर। क्यू फैक्टर के बारे में बात करें तो देखिए क्यू फैक्टर क्या है। क्यू फैक्टर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये 1 नंबर में आपसे मालूम करता है। किसी अवमंदित दोलन का क्यू फैक्टर यानी कि क्यू फैक्टर जिसको बोलते हैं क्वालिटी फैक्टर, दोलन के दौरान एकत्रित ऊर्जा तथा उसके एक कंपन में क्षय ऊर्जा के अनुपात का 2π गुना होता है। तो हम कैसे लिखते हैं, Q = 2π एकत्रित औसत ऊर्जा अपॉन एक कंपन में क्षय ऊर्जा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। ध्वनि के अभिलक्षण यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड, तो ध्वनि के अभिलक्षण कैसे हम बात करेंगे, सबसे पहले तारत्व यानी कि पिच। तो यह ध्वनि का वह गुण है जिससे ध्वनि के मोटे या बारीक होने का आभास होता है, यानी कि तारत्व से हम पता लगा सकते हैं कि ध्वनि कैसी है, बारीक है या ध्वनि मोटी है, उसी से हमें पता लगता है। जिसके कारण पुरुषों की ध्वनि तथा स्त्रियों की ध्वनि या बच्चों की ध्वनि के मध्य अंतर किया जा सकता है, वो क्या कहलाता है, तारत्व कहलाता है। तो ध्वनि का तारत्व ध्वनि की आवृत्ति पर निर्भर करता है। आवृत्ति अगर बढ़ेगी तो तारत्व भी बढ़ेगा, यानी कि सुनने में बारीक होगी। जितनी अधिक तारत्व होगा, जितनी अधिक आवृत्ति होगी, उतनी ही ध्वनि सुनने में बारीक होगी। गुणता यानी कि क्वालिटी की बात करें तो यह ध्वनि का वह गुण है जिसके कारण समान आवृत्ति तथा समान तीव्रता होने पर भी बाध्य यंत्रों के ध्वनि के मध्य अंतर स्थापित किया जा सकता है। तो ये गुणता कहलाता है कि हम क्या कह रहे हैं कि बाध्य यंत्र की ध्वनि के मध्य अंतर करने का जो यह गुण है वही क्या कहलाता है, क्वालिटी कहलाता है, और इसी से हम जो है उनकी आवाजों को पहचान सकते हैं। तीव्रता यानी कि इंटेंसिटी, तो किसी ध्वनि स्रोत से उत्पन्न ध्वनि के संचरण की दिशा के लंबवत प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड निकलने वाली जो ध्वनि है, ध्वनि ऊर्जा है, उसी को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं और इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। और एसआई का जो इसमें एसआई मात्रक होता है वो होता है बल पर सेकंड मीटर स्क्वायर, जिसको हम वाट पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, W/m²। वी में सूत्र की बात करें तो mL0T-3, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो हमारे पास वी में सूत्र होता है वो होता है mL0T-3, और इसको ब्रैकेट में लिखिएगा। 1 जूल बराबर आप याद रखिए न्यूटन मीटर होता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 जूल = 1 न्यूटन मीटर। ठीक, चलिए नेक्स्ट है। अब इसका हम फॉर्मूला देखते हैं कि मान लिया कि किसी माध्यम का घनत्व जो है वो ρ है, किसी सरल आवर्त प्रगामी तरंग को उस माध्यम से v चाल से संचरित हो रही है। उस माध्यम में किस चाल से चल रही है, v चाल से। यदि ध्वनि की आवृत्ति n तथा माध्यम के कणों का आयाम a हो तो ध्वनि की तीव्रता क्या होगी, I = 2π² ρv। तो आप याद रखिएगा कि जो ध्वनि की चाल, जो ध्वनि की इंटेंसिटी है, ठीक है, जो ध्वनि की तीव्रता है वो हम कैसे निकालेंगे, I = 2π² ρv। अतः स्पष्ट है कि ध्वनि की तीव्रता आवृत्ति के वर्ग यानी कि आवृत्ति का n के वर्ग और n के वर्ग के समानुपाती और घनत्व तथा ध्वनि की चाल के समानुपाती होती है। ठीक है, अब प्रबलता की बात करें, लाउडनेस। प्रबलता क्या है, तो यदि ध्वनि का वह गुण, उसको ऐसे गुण को देखा जाए कि जिसके कारण कोई ध्वनि धीमी और कोई ध्वनि तेज सुनाई देती है तो क्या कहलाती है, प्रबलता कहलाती है, और इसको हम L से प्रदर्शित करते हैं। ध्वनि की तीव्रता का स्तर हम कैसे नापते हैं, लेवल ऑफ साउंड इंटेंसिटी। तो कैसे, ध्वनि की तीव्रता का वह मान जिसे सामान्य व्यक्ति द्वारा लगभग न सुना जा सके, देहली श्रवणता कहलाती है। देहली श्रवणता
कहलाती है। इसी प्रकार ध्वनि तीव्रता का वह मान जिसे सुन पाना सामान्य व्यक्ति के लिए असंभव हो तो देहली दुष्कर श्रवणता कहलाती है। ठीक है, तो प्रतिध्वनि क्या होती है, आप प्रतिध्वनि के बारे में आप विस्तार से जानिएगा। तो देखिए ध्यान से, जब ध्वनि तरंग जब किसी मजबूत सतह से टकराती है, मान लो हम किसी कमरे में खड़े हैं और हम चिल्लाए तो हमें गूंजती हुई आवाज दिखाई देती है, तो उसी का ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो हम दीवार की तरफ को फेस करके खड़े हुए हैं और हम चिल्लाए तो जब ध्वनि तरंग किसी मजबूत सतह से टकराती है तो टकराकर वह वापस आ जाती है। ध्वनि के परावर्तन के लिए दीवार, प्लाईवुड, धातु की चादर या पहाड़ी इत्यादि का होना आवश्यक है, यानी कि किसी मजबूत सतह का होना आवश्यक है। ठीक है, जैसे आप फिगर में देख रहे हैं कि एक इंसान है और इंसान जो है ये चिल्ला रहा है, और ये चिल्ला रहा है तो ये जो है यहां से दीवार से टकराए तो ये इस तरीके से फिर से वापस आएगी। ठीक है, तो यदि किसी दीवार से कुछ दूरी पर खड़ा व्यक्ति, इसको ध्यान से देखिए, किसी दूरी पर खड़ा व्यक्ति ध्वनि तेज उत्पन्न करे तो दो ध्वनियां सुनाई पड़ती हैं। पहले वह जो अपने से उत्पन्न करता है तथा दूसरी वह जो दीवार से परावर्त होकर सुनाई पड़ती है। तो परावर्त होकर सुनी जाने वाली ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। क्लियर। प्रतिध्वनि के लिए प्रतिबंध यानी कंडीशन फॉर इको, तो हम कह सकते हैं कि हमारे श्रवण तंत्र यानी कि जो कान हैं उन पर किसी ध्वनि का प्रभाव 0.1 सेकंड यानी कि 1/10 सेकंड, 1 सेकंड का 10वां भाग रहता है, इतने टाइम तक रहता है बस। अंग्रेजी भाषा में इसे क्या कहते हैं, परसिस्टेंस ऑफ ऑडियोबिलिटी, या फिर हम बोल सकते हैं परसिस्टेंस ऑफ हियरिंग, इनको हम कहते हैं। तो इसका अर्थ यह है कि यदि दो ध्वनियों के मध्य 0.1 सेकंड से कम समय अंतराल है तो श्रोता दोनों ध्वनियों के मध्य भेद नहीं कर सकता। अर्थात मूल ध्वनि तथा प्रतिध्वनि परावर्तन के बाद सुनी जाने वाली जो ध्वनि है उसके मध्य कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए, तभी हम ध्वनि को पहचान सकते हैं, सुन सकते हैं। देखिए कैसे, माना श्रोता या परावर्तन तल के मध्य की दूरी जो है वो स्मॉल डी है, यानी कि जहां पर दीवार है जहां पर श्रोता खड़ा है उनके बीच की दूरी क्या है, स्मॉल डी। श्रोता एक तीव्र ध्वनि उत्पन्न करता है, यदि तेज बोलता है तो ध्वनि द्वारा श्रोता के दीवार से पुनः श्रोता तक पहुंचने में, यानी कि दीवार तक और दीवार से पुनः श्रोता तक पहुंचने में जो दूरी तय की डी की, यानी कि पहले इधर जाएगी फिर इधर जाएगी, दो दूरी कितनी तय कर ली, डी की डबल, यानी कि 2 गुना। तो यदि ध्वनि की चाल v हो तो मूल समय कितना लगा, तो समय t इक्वल टू कुल दूरी अपन कुल चाल। ठीक है, तो 2d/v, तो यह आता है जो परावर्तक तल है उसकी दूरी d इक्वल टू vt/2 है। तो t इक्वल टू 0.1 सेकंड तथा ध्वनि की चाल जो है वो v इक्वल टू 340 मीटर पर सेकंड रखने पर तो जो हमारे पास d होगी वो 340 गुना 0.1/2 17 मीटर आएगी। तो हम यह कह सकते हैं कि प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता तथा परावर्तन तल के मध्य की कम से कम 17 मीटर दूरी होनी चाहिए, यदि प्रतिध्वनि के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। ठीक है, तो प्रतिध्वनि के लिए आवश्यक प्रतिबंध क्या है कि श्रोता और जो ठोस सतह है उसके बीच में 17 मीटर की दूरी होना आवश्यक है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है अनुरणन, जिसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। ठीक है, रिवर्बरेशन बोलते हैं, रिवर्बरेशन। तो रिवर्बरेशन में हम क्या बोलते हैं कि ध्वनि स्रोत को बंद कर देने पर, मान लो कोई भी म्यूजिक सिस्टम या कोई भी ध्वनि का स्रोत हो वो बज रहा है, उसको हमने बंद कर दिया तो कुछ देर तक ध्वनि का सुनाई पड़ते रहना अनुरणन कहलाता है। याद रखिएगा, यानी कि अगर हमने किसी डीजे को तुरंत बंद किया तो हमारे कानों में हल्की सी कुछ आवाज एकदम से कुछ देर तक आती रहती है, यानी कि कुछ नैनो सेकंड तक, तो वही क्या है, अनुरणन है। तो अनुरणन काल कैसे निकालते हैं, तो ध्वनि स्रोत बंद कर देने पर जितने समय तक ध्वनि सुनाई देती रहती है वह समय कक्ष का अनुरणन काल कहलाता है। ठीक है, अगर बंद कक्ष हो उसमें हम बंद कर दें, खाली कक्ष हो, कोई कमरा है और वो मतलब एकदम पक्का है, तो जब हम उसमें म्यूजिक फुल आवाज से चलाएंगे और उसको एकदम से बंद करेंगे तो कुछ क्षण हमें आवाज गूंजती हुई दिखाई देगी, तो जितनी देर वो आवाज गूंजती है वही को हम कहते हैं अनुरणन काल। ठीक, सेबाइन का सूत्र फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। सेबाइन एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने अपने प्रयोगों से यह पाया कि ध्वनि स्रोत बंद करने के पश्चात ध्वनि अश्रवणीय तत्व हो जाती है, यानी कि फिर उसको सुना नहीं जा सकता। जब ध्वनि तीव्रता अपने उच्चतम स्तर की 1/10⁶ गुनी रह जाती है तो सेबाइन के अनुसार क्या कहा गया
कि अनुरणन काल वह समय है जिसमें ध्वनि तीव्रता अपने उच्चतम स्तर की 1/10⁶ गुनी रह जाती है। अतः साइबन के अनुसार किसी कक्ष का अनुरणन काल कितना होगा? t = 0.165 v/a सेकंड, जहां पर v क्या है? कक्ष का आयतन है मीटर क्यूब में, ए क्या है? कक्ष का कुल ध्वनि है अवशोषण ओपन विंडो यूनिट में, और ए इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा? सिग्मा ए इंटू एस, जहां पर ए क्या है? किसी सतह का अवशोषण गुणांक और एस क्या है? सतह का क्षेत्रफल जो मीटर स्क्वायर में होगा। अब जब हमने अवशोषण गुणांक की बात ही की है तो अवशोषण गुणांक के बारे में पढ़ लेते हैं, जिसको बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो सेबाइन के अनुसार किसी सतह का ध्वनि अवशोषण गुणांक का मान खुली खिड़की के 1 वर्ग मीटर खुली खिड़की के समान ध्वनि अवशोषण करता है और इसके अनुपात के बराबर होता है। तो माना किसी सतह का x वर्ग मीटर क्षेत्रफल उतनी ही ध्वनि ऊर्जा शोषित करता है जितनी ऊर्जा 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की खुली खिड़की के द्वारा होती है। तो उस सतह का जो अवशोषण गुणांक होगा वो होगा a = 1/x। अतः किसी ध्वनि के शोषण गुणांक सतह के उस क्षेत्रफल का व्युत्क्रम होता है जो 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल की खुली खिड़की के स्थान ध्वनि अवशोषण करता है, यानी कि 1 मीटर की खुली खिड़की है उसके समान ध्वनि अवशोषण करता है उसके 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में। ठीक है, तो वही उसका व्युत्क्रम क्या कहलाता है? ध्वनि अवशोषण गुणांक कहलाता है। ओपन विंडो यूनिट क्या होता है? ओपन विंडो यूनिट यानी कि कह सकते हैं कि किसी सतह के लिए ओपन विंडो यूनिट ए जो है वो क्या है? सतह का अवशोषण गुणांक, और एस सतह का कुल क्षेत्रफल। तो हम कह सकते हैं कि कुल अवशोषण कितना हुआ? a = a × s। तो अवशोषण को हम नापते हैं ओपन विंडो यूनिट में। तो किसी सतह के अवशोषण गुणांक a तथा सतह के कुल क्षेत्रफल s के गुणांक को सतह का कुल अवशोषण कहते हैं, और कुल अवशोषण a का मात्रक जो है वो ओपन विंडो यूनिट होता है, जिसको लिखते हैं OWU से, इसको याद रखिएगा। ठीक है, अब बोलते हैं अनुरणन काल का नियंत्रण कैसे करें। तो अनुरणन काल यानी कि कंट्रोल ऑफ रिवर्बरेशन टाइम। तो किसी कक्ष को डिजाइन करते समय अनुरणन काल का मान सदैव नियंत्रित रखने का प्रयास करना चाहिए। अनुरणन का काल मान जो अनुरणन काल का मान जो है वो बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा दो ध्वनियों में भेद करना कठिन हो जाता है। और इसी प्रकार अनुरणन काल का मान बहुत कम भी नहीं होना चाहिए, अन्यथा ध्वनि के मृत होने का जो आभास है वो होता है, ध्वनि के मृत होने का आभास होता है, यानी कि एकदम से बंद हो जाती है। खुले मैदान पर बोलने पर होता है, जैसे खुले मैदान पर बोलने पर होता है, ऐसे कमरे में हमें आभास होगा। तो सेबाइन के अनुरणन का सूत्र जो हो जाएगा वो t = 0.165 v/a है, इसको ध्यान रखिएगा। अब है, हम कह सकते हैं कि भवनों की ध्वनिता, जिसको बोलते हैं भवनों की ध्वनिकता, एक्रोस्टिक ऑफ बिल्डिंग। तो किसी भवन, हॉल या ऑडिटोरियम की सफलता इस तथ्य पर निर्भर करती है, यानी कि कोई भवन या हॉल या ऑडिटोरियम अच्छा कब कहलाएगा, जब उसमें किया गया यानी कि उसमें गाया गया जो गाना है, उसमें गाया गया गाना अथवा संगीत कितनी अच्छी तरह से श्रोताओं को सुनाई पड़ता है, तो वही उसकी भवन की या हॉल की ऑडिटोरियम की क्वालिटी को बताता है। अब बात करते हैं पराश्रव्य, जिसको बोलते हैं अल्ट्रासोनिक। पराश्रव्य यानी कि हम जानते हैं कि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे होती हैं। वह ध्वनि तरंगे जिनको हम सुन सकते हैं श्रव्य ध्वनि कहलाती हैं। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति 20 से 20,000 हर्ट्ज यानी कि 20 किलो हर्ट्ज तक होती है। वह तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से अधिक होती है वे क्या कहलाती हैं? अल्ट्रासोनिक वेव कहते हैं। और पराश्रव्य तरंगों का सुपरसोनिक जो तरंग होता है उसे हम पराश्रव्य तरंग कहते हैं, यानी कि अल्ट्रासोनिक को ही सुपरसोनिक कहेंगे। ठीक है, यानी कि जो हम सुनते हैं उससे ज्यादा वो होती है सुपरसोनिक। ठीक है, यानी कि 20 हर्ट्ज से हम 20 किलो हर्ट्ज तक सुनते हैं तो वो क्या होगी? अल्ट्रासोनिक होगी। गाल्टन की सीटी गाल्टन विस्टल से 100 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न की जाती हैं। ठीक है, तो यहां पर आप कर लीजिएगा यह है 20 किलो हर्ट्ज, तभी हम अल्ट्रासोनिक कहेंगे, यानी कि जितने हम सुन सकते हैं उससे ऊपर। तो वह तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है तो पराश्रव्य यानी कि अल्ट्रासोनिक कहलाती है, और उन्हीं को हम कहते हैं सुपरसोनिक। ठीक है, तो एक सिटी है गाल्टन की सिटी, जिससे 100 किलो हर्ट्ज आवृत्ति की पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न की जाती है जो हमको सुनाई नहीं देती है। पराश्रव्य तरंगों के प्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासोनिक वेव, यानी कि हम जानते हैं कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति बहुत अधिक होती है। प्लैंक के नियम से यह स्पष्ट है कि किसी तरंग ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होता है। तो E समानुपाती V, तो E = h न्यू, सॉरी ये V नहीं है, ये है हमारे पास E = समानुपाती न्यू, और E = h न्यू हो जाएगा। और h क्या है? h है हमारे पास प्लैंक नियतांक, तरंग ऊर्जा E है और तरंग की आवृत्ति क्या है? न्यू।
तो इसलिए प्रस्रवित रंगों की ऊर्जा बहुत अधिक होती है। इसी कारण प्रस्रवित रंगों का जो इंजीनियरिंग में प्रयोग है वो बहुत ही उपयोगी हो गया है। प्रस्रवित रंगों के कुछ प्रमुख प्रयोग जैसे वेल्डिंग। हम जानते हैं कि वेल्डिंग क्रिया के लिए उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। जब किन्हीं दो धातुओं को प्रस्रव्य तरंग से जोड़ना होता है तो धातु के नियत स्थान पर, जहां पर जोड़ना है उस स्थान पर तरंगों को गुजारा जाता है, जिससे धातु के कण तेजी से कंपन करने लगते हैं और अंत में एक दूसरे के में प्रवेश कर जाते हैं। तो इस प्रकार दोनों धातुएं आपस में वेल्ड हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। अब है समुद्र की गहराई नापने में भी इसका प्रयोग होता है। समुद्र के भीतर भेजी जाने वाली प्रस्रवित रंगों के आने जाने का समय ज्ञात कर लिया जाता है। अब यदि प्रस्रवित रंगों की समुद्री जल में चाल v हो तो तरंग के आने जाने का कुल समय t हो तो d = v × t/2 से हम फॉर्मूले से इसका मान निकालते हैं। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रतिध्वनि और अनुरणन में भेद, डिफरेंस बिटवीन इको एंड रिवर्बरेशन। तो प्रतिध्वनि और अनुरणन में जो अंतर है वो हम जान लेते हैं। तो देखिए किसी सतह से टकराकर परावर्तन के फलस्वरूप एक बार सुनाई देती है, कौन सी? प्रतिध्वनि। और अनुरणन क्या है? ध्वनि स्रोत बंद कर देने पर भी अनगिनत परावर्तनों के फलस्वरूप ध्वनि कुछ देर तक सुनाई देती रहती है। प्रतिध्वनि खुले स्थान पर जहां सामने कोई रुकावट हो वहां अनुभव होती है और अनुरणन किसी बंद कक्ष, हॉल, थिएटर या फिर ऑडिटोरियम में अनुभव किया जा सकता है। ध्वनि को जाने तथा टकराकर वापस आने में लगा समय प्रतिध्वनि काल कहलाता है और ध्वनि स्रोत बंद कर देने के पश्चात ध्वनि तीव्रता स्तर 1/10⁶ गुना कम होने का समय अनुरणन काल कहलाता है, जिसको फॉर्मूले से निकालते हैं t = 0.165v/a। प्रतिध्वनि काल का मान न्यूनतम 0.1 सेकंड होना चाहिए और अनुरणन काल का मान सामान्य 1 से 2 सेकंड के मध्य रखा जाता है। प्रतिध्वनि काल को नियंत्रण नहीं किया जा सकता, जबकि कक्ष में पर्दे या कुशन इत्यादि लगाकर अनुरणन काल को नियंत्रित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट टॉपिक हमारे पास है साउंड सिग्नलिंग। साउंड सिग्नलिंग प्रस्रव्य तरंगों का प्रयोग दिशा ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है, यानी कि दिशा के ज्ञात करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं और इसे साउंड सिग्नलिंग कहते हैं। चिकित्सीय प्रयोग में इसका प्रयोग होता है। अब देखिए चिकित्सा में इसका प्रयोग कहां पर होता है? तो प्रस्रव्य तरंगों का प्रयोग जोड़ों तथा मांसपेशियों के दर्द से राहत दिलाता है। तो जॉइंट एंड मसल्स के जो दर्द होते हैं, पेन होता है, उसमें इसका प्रयोग होता है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थे आज के आपके यूनिट फर्स्ट का टोटल एक्सप्लेनेशन। आज हमने इस मात्र एक वीडियो में यूनिट फर्स्ट को कंप्लीट कर लिया है। यूनिट फर्स्ट की टोटल थ्योरी को आपके सामने यहां पर प्रस्तुत किया है। स्टूडेंट्स थोड़ी मेहनत लगती है, गले की आवाज भी थोड़ी डिस्टर्ब हो गई है, तो इतने एफर्ट से हमने ये वीडियो बनाई सिर्फ आपके लिए, आपके प्यार के लिए। तो आप एक लाइक तो कर सकते हैं ना, और वीडियो को एक बार शेयर जरूर कर दीजिएगा। जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। एक यूनिट एक